मतलब अपने भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है ना। तो राष्ट्रीय आंदोलन में बेसिकली हम 3 धाराएं पढ़ते हैं। एक वे लोग जो अंग्रेजों से जाके नरम नरम बातें किया करते थे, एक वे लोग जो अंग्रेजों से जाके थोड़ी गरम गरम बातें करते, और एक आगे थे गांधी जी, जिनको जब लगता तब नरम पड़ जाते, जब लगता तब गर्म हो जाते, है ना, अपने हिसाब से डिसीजन लेते। दिखता भाई कोई लठों वाली जगह है तो अपने नरम नरम बातें कर लो, वरना थोड़ी सी क्या कर लो, गर्म बात। कुछ लोग थे जिन्होंने कहा इन तीनों में कुछ ही नहीं रखा हुआ, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, गोली का जवाब बम से दिया जाए। गोली का जवाब किससे दिया जाए? वे लोग जो हिंसा के रास्ते चले गए थे। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मानते थे कि हमें किसका पालन करना है? अहिंसा। संवैधानिक तरीकों से देश को आजादी दिलानी है। इन लोगों का मानना था कि नहीं भाई, संवैधानिक तरीकों से देश को आजादी नहीं मिल सकती। उन लोगों को हम कहते हैं क्रांतिकारी। उन लोगों को क्या कहते हैं? कई बार क्या होता है, स्टूडेंट से पूछा जाता है भारत के 4 क्रांतिकारियों के नाम बताओ। हाँ सर बता दूंगा। हाँ बताओ। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस नहीं। सुभाष चंद्र बोस लास्ट में भले आजाद हिंद फौज की तरफ चले गए थे, उससे पहले तक सुभाष चंद्र बोस भी यही गर्मपंथी टाइप के नेता हुआ करते थे एकदम। ये जिन्होंने पूरी तरीके से एकदम हिंसा का सहारा ले लिया था, वो ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, सचिंदर सान्याल, अभी हम कईयों के नाम और पढ़ेंगे, वो लोग थे। हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन था भारत का, वो 2 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण तो आपके बंगाल विभाजन के आसपास है। किसके आसपास है? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था अंग्रेजों ने। जब तक बंगाल का विभाजन नहीं किया था, तब तक नरमपंथी और गरमपंथी ये कहते थे कि हम तुम्हारे काम करवा देंगे। नरमपंथियों को करना था हम एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन देने से तुम्हारे काम हो जाएंगे। गरमपंथियों को करना था कि ना, हम तो हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन करेंगे, तुम्हारे काम हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो भारतीय युवाओं को बड़ा बुरा लगा, और भारतीय युवाओं को लगा कि ना तो एप्लीकेशन से अंग्रेज तुम्हारा काम करेंगे, ना हड़ताल और जुलूस से तुम्हारे काम होंगे। अब काम करवाने का एक ही तरीका है, अब देश को आजाद करवाने का एक ही तरीका है, हमें हिंसक विद्रोह करना पड़ेगा। कैसा विद्रोह करना पड़ेगा? और वो जो हिंसा की तरफ मुड़ गए थे, उस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? क्रांतिकारी आंदोलन। तो पहला चरण लगभग आपके बंगाल विभाजन के आसपास, हालांकि कुछ घटनाएं उससे पहले हो गई थी और उसके आसपास में थोड़ा मूव उसका ज्यादा था। एक बार ये घटनाएं थोड़ी चली, अंग्रेजों ने इन घटनाओं पर रोक लगाई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को फांसी लगा दी गई, युवाओं का उफान थोड़ा सा रुका। इतने में भारत में आ गए गांधी जी, और गांधी जी ने आगे कहा कि तुम मेरा साथ दो, 1 साल तक मेरा साथ दो, मैं देश को आजादी दिलवा दूंगा। और गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया, असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। कितने साल का टाइम मांगा? एक नहीं, लगभग 1.25 साल दिए गए। 1920 में आंदोलन शुरू किया गया। 1921, 1922, 22 में चोरा चोरी कांड होता है, और चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। युवाओं ने एक बार फिर खुद को ठगा सा महसूस किया। युवा गांधी जी के साथ बड़े जोर शोर से जुड़े थे, उनको लगा ये आदमी आजादी दिला सकता है। लेकिन गांधी जी के प्रयासों से भी आजादी नहीं मिली। तो असहयोग आंदोलन के ठीक बाद हमारे क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है। तो क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण बंगाल विभाजन के आसपास की घटनाओं में है, दूसरा जो चरण है वो आपके असहयोग आंदोलन के बाद में शुरू होता है। पहले बड़ी बात है। अच्छा, पहला जो चरण हुआ था वो अपने भारत में भी हुआ था और भारत से बाहर भी हुआ था। भारत में भी हुआ था और भारत से बाहर। भारत में कहां कहां पे हुआ? तो भारत में 3 जगह, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब। भारत में कहां कहां पर हुआ? महाराष्ट्र। मैंने बताया कि बंगाल विभाजन से पहले भारत में 2 प्रकार की धाराएं काम कर रही है। एक जो धारा है वो तो है नरमपंथियों की। कौन सी धारा है? नरमपंथियों की। और दूसरी जो धारा है वो कौन सी है? गर्मपंथी। आज मुझे बताओ, क्रांतिकारी जो होंगे वो नरमपंथियों, गर्मपंथियों, इन दोनों में से यदि तुलना की जाए तो किसके ज्यादा नजदीक होंगे? गर्मपंथियों के फिर भी थोड़ा नजदीक होंगे। गर्मपंथी नेता भारत में 3 थे, लाल, बाल, पाल। 3 कौन कौन थे? लाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, पंजाब के थे। कहां के थे? बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र के। और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, बंगाल के थे। कहां के थे? इन 3 जगह हुआ है, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब में। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में। तो क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण भारत के अंदर कहां कहां पे चला था? तो कहां कहां पे चला था? महाराष्ट्र। याद रखा जाए, जहां के लाल बाल पाल थे वहीं पर अपना पहला चरण हो रहा था। पर यह बाहर भी निकला। एक तो उसी देश में जिनका हम पर कब्जा था, लंदन। तो लंदन के अंदर जाना ही था अपने आप के अंदर। फिर अपने इंडियंस ज्यादातर 2 देशों के अंदर रहा करते थे। इंडियंस या तो रहा करते थे अपने अमेरिका, या रहा करते थे कनाडा। सरदार जी अपने लगभग सारे के सारे कहां थे? तो जो कनाडा के अंदर लोग रहते थे और यूएस में जो लोग रहते थे, उन्होंने भी वहां पर भारत की आजादी का आंदोलन चलाया। तो 3 देश कौन कौन से हो गए? इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा। फिर अपना पड़ोसी अफगानिस्तान,
तो एक ये कहां पर हुआ था? अफगानिस्तान। तो हमारे देश में 3 जगह हुआ, कौन कौन से? महाराष्ट्र, बंगाल। हमारे देश से बाहर 4 जगह हुआ, आपके इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और अफगानिस्तान। याद रह जाएगा। 3 तो ये बड़े बड़े देश हो गए, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा। एक अपना पड़ोसी याद कर लो, कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। अच्छा, अपने एक एक का पढ़ते हैं इनमें से। सबसे पहले अपने पढ़े महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो पहला क्रांतिकारी था, हम जब मैं महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी बोल रहा हूं तो मुझे बोलना चाहिए भारत का पहला क्रांतिकारी। भारत में पहला आदमी जो हिंसक गतिविधियों से देश की सत्ता को प्राप्त करना चाहता है या अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है, उनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। क्या नाम था? नाम फड़के तो सबसे पहले फड़केगा। तो भारत में पहली बार क्रांतिकारी गतिविधियां करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वासुदेव बलवंत फड़के। 1870 से 1880 के बीच वाला जो टाइम था, इसके बीच में इन्होंने करनी शुरू कर दी थी। मतलब 1870 का दशक। कौन सा दशक था? कौन बंदा है ये? वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में एक जनजाति रहा करती थी, रामोसी। कौन सी जनजाति थी? तो रामोसी जनजाति का साथ लेके एक बंदा फड़क गया था, उसका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। अच्छा, क्या चाहते क्या हो तुम लोग, क्या करोगे? तो कहा हिंदू राज्य की स्थापना। क्या करेंगे? ये ईसाइयों का राज्य आ गया, अंग्रेजों का राज्य, ईसाइयों के राज्य को हम उखाड़ फेंकेंगे और देश में किसका राज्य लेके आएंगे? मुझे याद आता है एक बार 2014 में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन था कि कौन से क्रांतिकारी का उद्देश्य हिंदू राज्य की स्थापना करना था? वासुदेव बलवंत फड़के। कौन सा था? वासुदेव। और महाराष्ट्र के जो भी क्रांतिकारी होंगे उनका उद्देश्य हिंदू राज्य ही होगा। महाराष्ट्र में छत्रपति महाराज शिवाजी की भावना इतनी जिंदा है आज भी कि वो हिंदुत्व है वहां पर हमेशा रहता ही था। अब महाराष्ट्र में यदि कोई आंदोलन कर रहा है तो उसका मुख्य केंद्र कौन सा होगा? बॉम्बे। मुख्य केंद्र कौन सा था? फड़के को पकड़ लिया गया था, पकड़ के अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। बाद में इस आंदोलन को आगे यदि किसी आदमी ने बढ़ाया था तो वो थे दौलता रामोसी। कौन थे? दौलता रामोसी। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि कौन सी जनजाति है? तो पहला क्रांतिकारी कौन भारत का? वासुदेव बलवंत फड़के। क्या उद्देश्य था उस आदमी का? हिंदू राज्य की स्थापना। केंद्र कौन सा था उसका? बॉम्बे। कौन सी जनजाति को लेके कर रहा? और जब वो गिरफ्तार कर लिए गए तो बाद में आंदोलन कौन बढ़ाता? दौलता रामोसी। कौन बढ़ाते हैं? दौलता। तो पहला, सबसे पहला तो एक आदमी का नाम याद रखना अपने को, वासुदेव बलवंत फड़के। याद रहेगा। अच्छा, ये तो एक बहुत पुरानी घटना है। उसके बाद की एक घटना, एक महाराष्ट्र का एक शहर पुना, शहर कौन सा? और पुना में प्लेग फैल रखी थी। पुना में क्या फैल रखी थी? चूहों से होने वाला एक रोग, प्लेग भयंकर तरीके से फैली हुई थी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक उन दिनों का अखबार निकाला करते थे, केसरी। कौन सा अखबार निकालते? और केसरी के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने एक दिन एक लेख लिखा, कहा हमारे देश में इस समय 2 बुरी चीजें हैं। कितनी बुरी चीजें हैं? एक बुरी चीज है अंग्रेज, दूसरी बुरी चीज है प्लेग। पहली तो कौन है? अंग्रेज। दूसरी है, लेकिन प्लेग अच्छी है। लेकिन प्लेग क्योंकि वो केवल मारती है। अंग्रेज आपका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। अंग्रेज क्या कर देते हैं? और एक बार यदि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, उसके बाद में आपको जिंदा रह के भी क्या करोगे? और उनका अंग्रेज देख लो साहब, प्लेग फैली तो चूहे मारे जा रहे थे। क्या मारे जा रहे थे? गणेश जी की गाड़ियां तोड़ दी सारी। महाराज गणेश जी आजकल पैदल है, एक ही नैनो दिखाई नहीं दे रही है इधर उधर। तो उनका, और महाराष्ट्र के सबसे बड़े देवता है कौन? गणेश जी। उनके हर साल गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया, तो अगले बरस आएंगे कैसे? गाड़ी तो आई नहीं। तो साहब ये दिक्कत है। फिर अब प्लेग वाला डॉक्टर चेक करने के लिए जाता, प्लेग के जो डॉक्टर होते हैं घरों में चेक करने के लिए जाते, किसी महिला को बीमारी हो रखी है, पता चला साहब कोई महिला बीमार है, तो डॉक्टर साहब आए घर पे, डॉक्टर साहब ने कहा भाई नाड़ी दिखाओ, चेक करेंगे हम। इंडियंस ने इस पे शोर मचाया कि साहब हाथ पकड़ लिया। हमारे महिला एक ही बार हाथ पकड़ती है, उसके बाद 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती, और आप ऐसे कैसे पकड़ सकते हो? और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अंग्रेज बुरे हैं क्योंकि वो हमारा क्या कर रहे हैं? धर्म भ्रष्ट, और ऐसे जीवन जीने का अधिकार। और उनका भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर लिखा है कि यदि अधर्म बढ़ने लग जाए धर्म की हानि हो, यदि पाप बढ़ने लग जाए पुण्य की हानि हो। उस समय यदि कोई व्यक्ति हथियार उठा लेता है तो गलत नहीं है। इसलिए है भारतीयों, अपने 30 करोड़ हाथों में 60 करोड़ हथियार उठा लीजिए, तब जाके अपने देश और संस्कृति की रक्षा कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे। ये गीता वाला श्लोक तो आपको भी नहीं पता कहा कि नहीं कहा, तो ये मैंने जोड़ लिया मेरी तरफ से। पर उन्होंने गीता का उदाहरण दिया था। किसका उदाहरण दिया था? पर आपको लगा क्या बात है, सर को तो आज गीता के श्लोक याद है। ठीक है। अच्छा, पर गीता का एग्जाम्पल उनका, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अन्याय का विरोध करने के लिए क्या उठा लाना चाहिए? हथियार।
अखबार सुबह सुबह आया, कौन सा अखबार था वो? केसरी। दो चापेकर बंधु थे, क्या नाम थे? एक का नाम था दामोदर, एक का था बालकृष्ण। कौन कौन चापेकर बंधु थे? दामोदर और बाल। इन्होंने अखबार पढ़ा और अखबार पढ़ कहा हाँ धर्म तो भ्रष्ट हो गया पूरा। फिर इन्होंने नीचे पढ़ा कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि अन्याय का विरोध करने के लिए हथियार उठा लेते हो तो वो अधर्म नहीं है, वो भी क्या अपने आप में धर्म। इन्होंने कहा, दोनों भाइयों ने प्लानिंग की कि आज सल्टाएंगे किसी ना किसी को। ये गली में बाहर आए, दो प्लेग वाले डॉक्टर घूम रहे थे, एक का नाम था रेंड, एक का नाम था आयरेस्ट। क्या क्या नाम था? क्या नाम थे दोनों के? इनका इधर आओ। इनको लगा प्लेग होगी किसी को, इनका यह सभी आएंगे हम प्लेग ठीक करेंगे। जैसे नजदीक आए, वासुदेव और बालकृष्ण टूट के पड़े, गोलियां मारी उनके बेचारों, दोनों को मार दिया। किस किसको मार दिया था? कौन से वो बीमारी के डॉक्टर थे? प्लेग अधिकारी हुआ करते थे दो। किस किसने मार दिया इनको? दामोदर चापेकर और बाल। पकड़ लिया पुलिस ने, पुलिस पकड़ के ले गई, पकड़ के ले जाके फांसी लगा दी इनको। 22 जून 1897 की घटना है। कब की घटना है? 22 जून 1897। कौन गोली मार देता है? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। किसको गोलियां मार देते हैं? कौन से बीमारी के डॉक्टर? प्लेग। पकड़ के लेके गए, पकड़ लेके तो अंग्रेजों ने पूछा तुमने गोलियां क्यों मार दी? उन्होंने कहा गीता में लिखा हुआ है। तुम्हें किसने कहा गीता में लिखा? अखबार में आया था। कौन से अखबार में आया था? कि केसरी। पता चला केसरी कौन निकालता है? इसको पकड़ के लाओगे साहब, ये जो मोटे ताजे घूमते रहते हैं ये निकालते हैं। इनको और पकड़ के लेके आओ। तो बाल गंगाधर तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक ने तो खाली लेख लिखा था, तो तिलक तो का आपने कंट्रोवर्शियल आर्टिकल लिखा इसलिए आपको जेल होगी। 18 महीने की जेल हुई थी। कितने महीने की जेल हुई थी? फर्स्ट इंडियन पॉलिटिशियन जिसे जेल भेजा गया था वो बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक से पहले किसी पॉलिटिशियन को जेल नहीं भेजा गया था। इससे पहले वाले पॉलिटिशियन जेल जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रकार का विरोध ही नहीं किया था अपने आप। पहले वो हुआ करते थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, वो बाकायदा इधर आपके दो पेन टांगे हुए, दो फूल लटकाए हुए यहाँ पे, उस टाइप की बात किया करते अंग्रेजों के साथ। सर हमें पता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये थोड़ा सा काम शायद रह गया, ये एक एप्लीकेशन थोड़ा सा और काम कर देना। इतने सीधी सीधी बातें करते थे, तो उनको कौन एकदम पकड़े और कौन लेके जाए। पर तिलक ने पहली बार लेख लिखा तो तिलक को कितने महीने की सजा हुई? इन दोनों को फांसी दे दी गई। कोई पूछेगा कि प्लेग अधिकारियों की मारने की वजह से कौन कौन से दो चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई? पहली बात तो नाम पूछेंगे नहीं, सीधा पूछेंगे प्लेग अधिकारियों को किसने मार दिया था? चापेकर बंधुओं ने। किसने मार दिया था? तो दोनों के नाम याद रखना, इधर फड़के और इधर चापेकर। कौन कौन है? हालांकि ये तीन भाई थे, एक इनका भाई और था, उसका नाम था वासुदेव चापेकर। क्या नाम था? वासुदेव। दो तो ये दामोदर बालकृष्ण, एक और कौन सा था? वासुदेव बाहर गया हुआ था कहीं, वो आया तब तक भाइयों को पकड़ के ले गए। मम्मी अंदर बैठे बैठे यूं दुख में थे, तो मम्मी को आते पूछा मम्मी क्या बात हुई, भैया कहाँ गए? मम्मी ने कहा तुम्हारे भैया को पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों पकड़ के ले गई? क्योंकि तुम्हारे भैया ने रेंड और अरेस्ट को मार दिया था। तो किसने बताया कि भैया ने मारा? उनका इस पड़ोसी ने, गणेश शंकर पिल्ले। पड़ोसी का नाम क्या था? गणेश शंकर पिल्ले। का इस गणेश शंकर पिल्ले ने बताया। और मम्मी ने और कहा कि बेटे जब तक भाइयों का बदला नहीं ले, मुंह मत दिखा देना मेरे को। वासुदेव गया और वासुदेव ने जाके पिल्ले को आगे, पिल्ले के पिल्ले 12, तो उसने जाके पिल्ले को मार दिया, तो वासुदेव को और फांसी हुई थी। पर अपने कहते भाई वासुदेव ने तो पिल्ले को मारा, अंग्रेजों को थोड़ी मारा यार। अंग्रेजों को मारने वाले कौन कौन थे? दामोदर और बालकृष्ण। इन्होंने किस किस को मार दिया था? रेंड और अरेस्ट। कौन से रोग में थे? तो इनको बाद में क्या लगाई गई? फांसी। याद रखना, मुझे याद है मोदी जी का एक बार संसद में भाषण था, तब उन्होंने कहा था कि मित्रों इस देश में फड़के और चापेकर को कौन जानता है? तो आप इस बार मिले तो कहना कि पूरा हम जानते हैं, ढंग से जानते हैं एकदम, कि जो फड़के था वो भारत का पहला क्रांतिकारी था। कौन सी जनजाति को लेके कर रहे थे? मुख्य उद्देश्य क्या था उनका? हिंदू राज्य की स्थापना। और केंद्र कौन सा था? और वो जब पकड़ लिए गए तो आगे किसने चलाया था? दौलताराम। और चापेकर बंधु कौन कौन थे? दामोदर और बालकृष्ण। प्लेग अधिकारियों को गोली मारी थी, रेंड और अरेस्ट। इनको तो क्या हुई थी? फांसी। तिलक को 18 महीने की, क्योंकि कौन से अखबार में लेख लिखा? कौन से में लिखा था? बंगाल के महाराष्ट्र के तीसरे जो क्रांतिकारी थे वो आपके विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर वर्तमान परिस्थितियों में भारत का सर्वाधिक कंट्रोवर्शियल व्यक्ति, जो समझ में नहीं आ रहा कि कौन उसके पक्ष में है कौन उसके विरोध के अंदर है, तो वो जो विनायक दामोदर सावरकर थे। विनायक दामोदर सावरकर नासिक में, कहां पर? देख लो, फड़के जो है वो बॉम्बे, आपके दोनों चापेकर बंधु है वो पुणे, और ये कहां पर आपका? नासिक। नासिक में एक संगठन बनाते हैं मित्र मेला। कौन सा संगठन था? मित्र मेला, मित्रों का मेला। दोस्तों की एक टीम बनाई 1899 में। कब बनाई?
जिस साल देश भयंकर छप्पनिया काल का सामना कर रहा था। देश किसका सामना कर रहा था? छप्पनिया अकाल पड़ा हुआ था, अंग्रेज सहायता नहीं कर पा रहे थे, देश के लोगों में गुस्सा था कि यार मर रहे हैं, यहाँ पे प्लेग फैल रखी है, अकाल फैल रखा है, ऊपर से आया हुआ था देश में कर्जन। देश में कौन आया हुआ था? क्या देश का दुर्भाग्य कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ भारत आ गए थे। देश का दुर्भाग्य है कि देश में अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ। तिलक कहते हैं ऐसा, कौन कहते हैं? उन्हीं दिनों के अंदर सावरकर एक संगठन बना रहे थे नासिक में, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? थोड़े दिनों बाद इसी संगठन का नाम बदलकर किया गया अभिनव भारत। क्या नाम किया गया? आपने ये याद रखना, अभिनव भारत 1904। कब बनाया गया था अभिनव भारत? अभिनव भारत का जो ऑफिस हुआ करता था, उस ऑफिस में एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी चित्तौड़ के विजय स्तंभ की। किसकी तस्वीर लगी हुई थी? चित्तौड़ के विजय स्तंभ की। जो कोई अभिनव भारत में शामिल होना चाहता, अभिनव का मतलब होता है नया, अभिनव का मतलब क्या होता है? ये नया भारत है, घर में घुसकर मारेगा, उस टाइप की टैगलाइन थी इन लोगों की। और जो कोई उस ऑफिस के अंदर जाता, जो मेंबर बनना चाहता, उसको विजय स्तंभ के आगे जाके कसम खानी पड़ती कि जिस प्रकार राणा कुंभा ने चित्तौड़ की रक्षा की थी, उसी प्रकार हम सब लोग भारत की रक्षा करेंगे। कितनी जोरदार आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र के एक संगठन का प्रतीक चिन्ह चित्तौड़ का विजय स्तंभ था। क्या था उसका प्रतीक चिन्ह जो था? वो चित्तौड़ का। इस बात के लिए जेम्स टोड को लाख लाख धन्यवाद देना चाहिए। जेम्स टोड की बुक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया, जिसने राजस्थान के योद्धाओं को भारत के कोने कोने में पहुंचा दिया था। उसके बाद देश के लोग इन लोगों के बारे में ज्यादा जानने लगे थे। तो अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था? क्या था? विजय। तो पहले इस संगठन का नाम क्या था? मित्र मेला। और मित्र मेला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अभिनव भारत। फिर सावरकर तो पढ़ने के लिए चले गए लंदन। सावरकर पढ़ने के लिए कहां चले गए? पर यह संगठन पूरी तरीके से सावरकर का ही हुआ करता था। इस संगठन के रहने वाले एक लड़के थे जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे। क्या नाम था? क्या नाम बताओ देखे? नासिक में एक जज हुआ करता था, उसका नाम था जैक्सन। क्या नाम था? और जैक्सन का एक ही काम, अब ये अभिनव भारत वाले लड़के, यंग लड़के हुआ करते थे, ये क्या करते, कोई अंग्रेज दिखा, अकेला दिखा, 4-5 छोरे गए, जाके ठोक ठाक दिया उसको, तो अंग्रेज पकड़ के ले जाते। अब खाली मारपीट में फांसी तो लगा नहीं सकते, तो जैक्सन इनको बड़ी अजीब गरीब सजा दे दिया करता। जैक्सन कहता मुर्गे बन जाओ। एक आदमी क्या होता है कि भाई आपने किसी अंग्रेज को मारा, अंग्रेज को मारने के बाद आपके हथकड़ी लगाई, हथकड़ी लगा के एकदम आपको जेल में लेके गए, आदमी अकड़ के चलता है कि हाँ कूट दिए थे, घर में घुस के कूट दिए थे, फील लेता है आदमी अपने आप में। एक आपको यार वहीं पर सामने कहते हैं कि मुर्गा बन जा, तो आदमी को लगता है ह्यूमिलेशन हो रहा है ना अपने आप में, से कोई कैसे कर सकता है? 2 ईंटें रखो रे इसके ऊपर। तो क्या यार इस जैक्सन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसका क्या करें जैक्सन का? करकरे ने कहा कि इस जैक्सन को डांस मैं करवाऊंगा। करकरे एक दिन गया, उसने जैक्सन को गोली मार दी। किसको गोली मार दी थी? क्योंकि नासिक में गोली मारी गई, इसलिए मुकदमे का नाम है नासिक षड्यंत्र मुकदमा। क्या नाम है? नासिक में किसको गोली मार दी जाती है? जैक्सन कौन था? जज था। गोली कौन मार देता उसको? अनंत लक्ष्मण करकरे। क्या नाम था? क्या नाम है? किसको गोली मार देता है? कहां पर मार देता है? जैक्सन को पकड़ के ले गए, जैक्सन को लगाई फांसी, सॉरी करकरे को पकड़ के ले गए, करकरे को लगा दी फांसी। करकरे को पूछा यार तुम ये काम कैसे करते हो रे, कौन हो तुम? तो मैं अभिनव भारत का सदस्य हूं। ये अभिनव भारत किसका संगठन है? उसने कहा विनायक भैया। ये विनायक भैया कौन है? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। ये आजकल कहां है? कि भैया पढ़ने लंदन चले गए। अंग्रेजों ने लिखा कि भैया को आते ही पकड़ना है, भैया को काले पानी की सजा दी जाएगी। किसकी सजा दी जाएगी? तो इस मुकदमे में सावरकर का नाम भी था, दोनों भाइयों का। एक भाई और थे गणेश सावरकर, एक थे विनायक सावरकर। मेरे तो ये नहीं समझ में आया कि दोनों भाइयों का नाम गणेश कैसे? भाई विनायक का मतलब ही गणेश, गणेश का मतलब भी गणेश, तो एक का नाम था गणेश सावरकर और एक का नाम क्या था? विनायक। तो सावरकर बंधुओं को तो क्या दी गई थी इसके अंदर, और करकरे को क्या लगा दी गई थी? कुल मिला के 3 क्रांतिकारी याद रहने चाहिए, फड़के, चापेकर, करकरे। फड़के तो फांसियां लगी थी महाराष्ट्र के अंदर, किस किस को लगी है? फड़के को, करकरे, फड़के को, चापेकर को। और फड़के क्या करता है आपका? हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता है, रामोसी जनजाति को लेके, कहां पे? बॉम्बे। चापेकर बंधु कौन कौन है? दामोदर और बालकृष्ण। पूना के अंदर 2 प्लेग अधिकारियों को मार देते हैं, रेंड और आयरस्ट। कौन से अखबार के लेख को पढ़ के? इसलिए तिलक को तो 18 महीने की, और इन दोनों भाइयों को चापेकर बंधुओं क्या लगा दी गई? फांसी। करकरे कौन से संगठन का सदस्य था? अभिनव भारत। इसका पुराना नाम क्या था? मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला। और इसने कौन से जज को मार दिया था? जैक्सन को। कहां पर मार दिया था? नासिक। तो इसको तो क्या लगाएगी? फांसी। और सावरकर को क्या दिया गया? कालापन। क्या सुनाई गई थी? कालेपन। महाराष्ट्र में 3 ही बंदे याद रह जाएंगे। चलो ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं अपने बंगाल। कहां पर आ जाते हैं? बंगाल वालों ने कहा इंडिविजुअल नहीं, ये तुम इंडिविजुअल कर रहे हो यार। बॉम्बे वाला कहीं पे कोई कुछ कर रहा है, पूना वाला अलग कर रहा है, तुम्हारे नासिक वाला अलग कर रहा है, क्यों ना सब मिलके करे। तो बंगाल वालों ने मिलकर एक संगठन बना लिया, अनुशीलन समिति। कौन सा संगठन बना लिया? अनुशीलन समिति। ज्ञानेंद्र नाथ बसु हुआ करते थे, इनको कहा कि आप इसको मिदनापुर में संभालिए। कहां पर संभालिए? आप मिदनापुर में संभालेंगे इसको। पी मित्रा हुआ करते थे, पी मित्रा का आप इसको संभालेंगे ढाका, सॉरी कलकत्ता। कहां पर संभालेंगे? कलकत्ता। बरिंदर घोष, अरविंद घोष का नाम सुना? अरविंद घोष के भाई हुआ करते थे, उनका नाम था बरिंदर घोष। क्या नाम था? अच्छा, विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? और नरेंद्र नाथ दत्त के एक भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? तो अरविंदो के भाई तो कौन थे? बरिंदर घोष। विवेकानंद जी के भाई कौन थे? भूपेंद्र नाथ। इन दोनों को कहा कि तुम इसको संभालो ढाका, तुम इसे कहां पे संभालो? तो बंगाल के अंदर एक क्रांतिकारी संगठन जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? कोई सिंपल का भी क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति कौन से राज्य का क्रांतिकारी संगठन था? है ना? इससे कौन कौन जुड़े हुए थे? तो कौन कौन जुड़े हुए थे? ज्ञानेंद्र नाथ बसु, पी मित्रा, बरिंदर घोष। इन दोनों के नाम थोड़े ज्यादा याद रखना, क्योंकि एक अरविंदो के भाई और एक किसके भाई हैं आपके? विवेकानंद। है ना? तो क्या क्या नाम है इनके? बरिंदर घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। संगठन बना लिया, काम करना शुरू किया संगठन ने। कहता वैसे पार नहीं पड़ेगी, तो आपको बम बनाना सीखना पड़ेगा। क्या बनाना सीखना पड़ेगा? क्योंकि गोली वोली से पार नहीं पड़े यार। कर करे गया, एक आदमी गोली मार के आ गया। चापे कर गए, 2 आदमियों को जाके गोली मार दी। बड़ा धमाका चाहिए, दिल मांगे मोर। तो अगर बम बनाना सीखते हैं तो बम बनाना कहां से सीखा जाए? ये 1905 के आसपास की घटनाएं हैं। इन दिनों में रसिया में एक क्रांति हो रही थी। कहां पे क्रांति हो रही थी? रसिया में सफल क्रांति हुई थी 1917, पर इससे पहले उन्होंने एक अटेम्प्ट ले लिया था 1905 में। 1905 में उन्होंने ट्राई करके देख ली थी, सफल नहीं हो पाए थे। 1917 में वो सफल हुए थे। तो रसिया में जब 1905 में क्रांति पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई, तो रसिया के कई क्रांतिकारी भाग के पेरिस चले गए थे। कहां चले गए थे? जहां मुझे जाना था, तुम्हारी हाय लगी इसलिए मैं जा नहीं पाया ना। तो वहां पेरिस के अंदर के रशियन क्रांतिकारी रहा करते थे। तो एक बंदे थे अपने हेमचंद्र कानून गो। क्या नाम था? इनको कहा कि आपको सारे कानून पता है, आप जाओ पेरिस और रसिया वाले वहां पर रहते हैं, उनसे क्या बनाना सीख के आओ? बम। क्या नाम थे बताओ? देखे, हेमचंद्र कानून। क्या नाम है? हेम। कहां भेजा इसको? किससे बम बनाना सीखना है? वहां रूसी रशियंस रहते हैं कई, उन रशियंस के पास जाओ और उनसे बम बनाना सीख के आओ। आए भाई हेमचंद्र कानून को गए, बम बनाना सीख के इन्होंने वापस आगे बम की फैक्ट्री लगा ली। माणिक तल्ला, कौन सी जगह थी? माणिक तल्ला नाम की जगह थी। वहां क्या बनाया करते थे? बम। बम बनाने वाला बंदा कौन है इनका? हेमचंद्र कानून। कहां से कोचिंग लेके आया? जो सर थे वो कौन से देश के थे? रशियन हुआ करते थे। उन्होंने सिखाइएगा, हम बता देंगे बम कैसे बनते, चिंता ही मत कर तू। और कहां पे फैक्ट्री लगा ली? ये कौन से संगठन के लोग काम कर रहे हैं? अनुशीलन समिति। इसमें अरविंदो के भाई कौन से हैं? और विवेकानंद जी के भाई कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त। अच्छा, जैक्सन को किसने मारा था? करकरे। किसने मारा था? करकरे। रेंड और अरेस्ट को कौन मारते हैं? हिंदू राज्य की स्थापना कौन करना चाहता है? फड़के। कौन करना चाहता है? फड़के। अच्छा, आप बम बना लिया, अब बम बना के किसको मारे? इनका टारगेट जज ही होते थे। टारगेट कौन होते थे? कि जज को मारा जाए किसी ना किसी, क्योंकि ये मुकदमों में सुनवाई वगैरह जज करेगा, तो इन युवाओं को सजा वगैरह सुनाने का काम भी कौन करता? जज। तो इनमें गुस्सा भी किसके खिलाफ होता था? जज। यार ये अपने को सजा सुनाता है, इनको मार देते हैं अपने। तो 2 एकदम यंग लड़के, एकदम प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। क्या क्या नाम थे बताओ? देखिए, क्या क्या नाम है? प्रफुल्ल चाकी। एकदम इतने यंग लड़के की, खुदीराम बोस की तो आप फोटो देखो तो मुझे नहीं आई हुई है। भारत का शायद सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी से फांसी लगाया गया होगा, वो कौन रहा होगा? खुदीराम बोस। बिहार में अपने एक जगह पड़ती है मुजफ्फरपुर, जगह कौन सी है? और यहां का एक जज हुआ करता था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था? नासिक का जज तो कौन है? जैक्सन। मुजफ्फरपुर का जज कौन है? नासिक पड़े आपका महाराष्ट्र में, मुजफ्फरपुर पड़े आपका बिहार। कहां पे था? बिहार। और किस किस को भेजा गया? 2 आदमियों को, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। किसको मार के आओ? किंग्सफोर्ड। एकदम टाबर से 17-17, 18-18 साल के लड़के आपने बम दे के बेच दिया। साधारण कॉलेजों में पढ़ते थे तब लड़ाई करने जाते थे ना, तो भी डर लगता था। बार बार से कितना दिखाओ कि भाई के लिए कुछ भी कर देगा, पर हमेशा यूं रहता था जी में कि चप्पलें कभी भी हाथ में लेनी पड़ सकती है, भागना पड़ सकता है, यहां से डर लगता था। यदि आपके जेब में बम हो तो आपको कितना डर लगे यार। तो दोनों लड़कों के एकदम भाई, डर का मतलब वो एक
भय मिश्रित आश्रय सा जो रहता है, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, उस टाइप का रहता है एकदम दिमाग के अंदर। तो एकदम कॉर्नर पे खड़े हुए दोनों, और कहा भाई इधर से किंग्सफोर्ड आएगा, और किंग्सफोर्ड अपनी ओपन बॉडी की जीप लेके आएगा, और उसके ऊपर आपको बम फेंकना है। पूरा बताया था। और बम फेंकने के बाद दोनों वहां से भागना, रेलवे स्टेशन आना, रेलवे स्टेशन आके अपने वापस मणिकतल्ला आ जाना, कलकत्ता आ जाना अपने। ठीक है, मामला चल रहा था इनका, एकदम सेट था। अब वहां कॉर्नर पे दोनों खड़े, उधर से कोई गाड़ी की, जैसे ही गाड़ी की आवाज सुने, एक बंदा आगे खड़ा, एक बंदा थोड़ा पीछे खड़ा, पीछे वाले के पास में बम, आगे वाले को कहा कि तू बता देना जैसे आए फेंक तो मैं दूंगा, चिंता मत कर तू। उधर से जैसे ही गाड़ी की आवाज है, अगला इधर से जेब से बम निकाल के तैयार हो, अगर रुक जा, अंदर डाले वापस, दूसरी गाड़ी है दूसरी, वो वापस अंदर डाले उसको। फिर आपके पास में यदि बम होता है तो आपको लगता है कि हर कोई आदमी हमें देख रहा है, आप जो गलत काम करने वाले तो आपको लगता है टारगेट हम है। तो फिर हो गए वो आंटी देख रही है उसकी तरफ मत देख, डाउट हो जाएगा उसको, इधर देख, इधर अपने इधर। तो फिर कोई वापस, इस बार गाड़ी की आवाज है, वो वापस यूं अरे अरे अंदर, कंट्रोल उदय कंट्रोल, ये नहीं है गाड़ी, ये नहीं है। दो चार गाड़ियां निकली, लड़के निकाले बम को, इतने में कोई दूसरा आ जाए, उन्होंने कहा यार किंग्सफोर्ड का टाइम तो यही था। इतने में कोई एक एक महिला थी, वो हेट लगा के आई थी, किंग्सफोर्ड हेट लगाता था, तो हेट लगा के ओपन बॉडी जीप लेके आई थी, और जैसे इन्होंने कहा ए आ गई इस बार, जल्दबाजी में उस कैनेडी महिला को मार देते हैं। दो कैनेडी महिलाएं थी, वो बापड़ी देश के काम आ गई थी। किंग्सफोर्ड पे बम नहीं लगाता था। किसको मारने के लिए गए थे? किंग्सफोर्ड को। लेकिन मर कौन गई? कैनेडी महिला। इनको कहा हुआ था कि वहां से अपने चप्पलें हाथ में लेनी, तो दोनों वहां से भाग गए। पीछे से पुलिस ने पीछा किया, पुलिस ने पीछा किया तो प्रफुल्ल चाकी रेल के अंदर बैठा हुआ था, और किसी साथ वाले ने, कोई दूसरा कोई यात्री बैठा था, उसने बता दिया। वो लड़कों के चेहरों से लग रहा था, पैरों में चप्पलें नहीं, कैसे रे बिना चप्पलों कैसे, फैशन ऐसे ही घूमते हैं आजकल तो हम। तो पुलिस वहां चेक इन कर रही थी, दो लड़कों को देखा, दो लड़कों को देखा, किसी साथ वाले ने कहा ये सस्पेक्ट है। प्रफुल्ल चाकी लड़का ही था, उसको लगा कि यार पुलिस आएगी मुझे पकड़ लेगी, पता नहीं कितना मारेंगे, उसके पास पिस्टल थी, गोली मार लेता खुद। तो प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने के लिए क्या कर लेता है, खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया, खुदीराम बोस को फांसी लगा दी गई थी। तो कौन कौन दो लड़के गए थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने तो पुलिस से बचने के लिए खुद की गोली मार ली थी, और खुदीराम बोस को क्या दे दी गई थी? पर जब खुदीराम बोस को पकड़ के लेके गए तो खुदीराम बोस को पूछा कि किसको मारने के लिए गए थे, तो उसने कहा किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए गए थे। तो किंग्सफोर्ड तो मरा ही नहीं, जो मरा वो ठीक है, तुम्हारे मरा तो तुम्हारा ही है, गोरा ही मरा होगा कोई ना कोई, पापा कटा तुम्हारा एक आधा तो कम हुआ। तो तुम ये बम लाए कहां से थे? उसने कहां से लाए थे मतलब, फैक्ट्री है पूरी हमारे पास में। कहां है तुम्हारी फैक्ट्री? तो माणिकतल्ला। तो माणिकतल्ला में तुम्हारे बम बनाता कौन है? हेमू भैया। तो हेमू भैया कहां से सीखे? पेरिस गए थे भैया पूरे, एक रशियन से पूरी कोचिंग लेके आए थे, और तब भैया ने बम बनाया था। तुम्हारी फैक्ट्री को संभालता कौन है? अरविंद भैया, अरविंद घोष। संचालक कौन थे वहां पे? अरविंद घोष। एक दिन उस माणिकतल्ला वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया, 34 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। कितने क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए? उन 34 क्रांतिकारियों पे जो मुकदमा चला था उसको हम कहते हैं अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। क्या कहते हैं? करकरे वाले मुकदमे का नाम था नासिक, क्या नाम था उसका? नासिक षड्यंत्र मुकदमा। और ये जो मुकदमा, इसका नाम क्या था? अलीपुर। कितने क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए? 34। कहां पे छापा मार के? माणिकतल्ला। कहां पे छापा मार के? माणिकतल्ला में क्या था? बम बनाने का कारखाना। और इन 34 के अंदर इनका संचालक पकड़ा गया, कौन था? अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष हुआ करते थे। पकड़ा भाई इनको, पकड़ के लेके गए। इनमें एक बंदा था नरेंद्र गोसाई। क्या नाम था? वो सरकारी गवाह बन जाता है। मैंने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि पुलिस इस मामलों में तेज पड़ती है, वो किसी एक आधे को अपनी साइड के अंदर ले ही लेती है। नरेंद्र गोसाई को उन्होंने पटाया कि हम तेरे को छोड़ देंगे, तू सारी बातें बता दे हमें। और नरेंद्र गोसाई ने जाके एक एक बात बता दी। अरविंद घोष ये काम करता है, बरिंदर ये काम करता है, फलान जी ये काम करता है, फलान जी ये काम करता है, फलान जी ये काम करता है। अब क्रांतिकारियों को ये नहीं समझ में है कि हमारी सारी बातें कौन बता देता है। अब मान लो पहले नरेंद्र गोसाई से सारी बातें पूछ लिया, वो एक को बुलाते, हेमचंद्र कानून को बुलाया, इसको पकड़ के लाओ और कहा तू गया था घर पेरिस। अब उसने इनको क्या पता हम पेरिस गया था ये बात, और तू वो 3 दिन पहले मार्केट से जाके ये फलाना फलाना सामान लेके आया था, उस दुकान से तुम सामान लेके आए थे। कहा यार अब ये इनको कैसे पता चला कि उस दुकान से अपने सामान लेके आए थे। अरविंदो को पकड़ा, अरविंदो को पकड़ के तुम नेतागिरी करते हो उधर, पंपलेट वगैरह बनाने का काम तुम्हारा था, ये सारे आइडिया तुम देते हो। इनका इसका मतलब कोई ना कोई अपने बीच में हरिराम है। शोले में वो सूचनाएं देता है जेलर को, वो कौन था? हरिराम ही नाम था। तो कोई ना कोई अपने बीच में हरिराम है जो सूचनाएं दे रहा है। पता चला कि वो बंदा कौन है? इन्होंने नरेंद्र गोसाई को कूट कूट के मार दिया था।
कि नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था, गवर्नमेंट का विटनेस बन गया था, ऑफिशियल विटनेस बन गया था, तो क्रांतिकारी ने उसकी क्या कर दी थी? हत्या। किसकी हत्या कर दी थी? नरेंद्र। कौन से मुकदमे में सरकारी गवाह बन गया था? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। कौन सा मुकदमा था? बाकी सबको तो सजाएं हुई थी, किसी को फांसी दी गई थी, किसी को काले पानी की सजा हुई थी। अरविंद के खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं मिले, इसलिए अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। किसको छोड़ दिया गया? अरविंद बाहर आए, बाहर आते क्रांतिकारी जो बाकी जो बच गए थे वो आए, उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं, इस बार बच गए, इस बार बड़ा धमाका करेंगे, वापस आगे संगठन चलाते हैं अपने। अरविंद ने कहा रुको, तुम रुको, सुनो पहले मेरी बात। मैं जब अभी जेल में था ना, तो मुझे एक दिन सपने में भगवान कृष्ण आए। सपने में कौन है? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण ने मेरे को आगे, अरविंद तो उसे टुच्चे काम करता है, क्रांति व्रांति टाइप के काम करता है, तुझे मैंने बड़ा काम करने के लिए भेजा है, मानवता की सेवा करने के लिए भेजा है। किसके लिए भेजा है? और तू जाके मानवता की सेवा कर। तो मैं तो देखो ये अब काम करूंगा नहीं, भगवान कृष्ण का आदेश है, मैं तो क्या करूंगा? मानवता की सेवा। तुम देख लो जो करना है। लड़कों ने कहा तो कोई बात नहीं, यदि मानवता की सेवा भी करनी है तो अपने मिलके करेंगे। कहा नहीं नहीं, कलकत्ता में हो ही नहीं सकती सेवा। तो कहा आगे मुजफ्फरपुर चल लेते हैं, ढाका चल लेते, कहीं ना भारत में सेवा नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सेवा तू कहां पे भारत में रह के तो नहीं कर पाए, तो आप कहां जाओगे? तो मैं भारत से बाहर जाऊंगा। इसलिए अरविंद गए पांडिचेरी। कहां चले गए? पांडिचेरी। अंग्रेजों वाले भारत में नहीं आता था, फ्रांस के भारत में था। कौन से भारत में था? अंग्रेजों वाला भारत अलग, फ्रांस वाला भारत अलग। तो फ्रांस वाले भारत में कौन सा एक सेंटर हुआ करता था? अरविंद कहां चले गए? पांडिचेरी। वहां जाके बाबा जी बन गए थे, वहां जाके आश्रम खोल लिया था। क्या खोल लिया था? गोविंद गुरु गिरफ्तार किए गए, उनका बाकी पूरा जीवन रचनात्मक कार्यक्रमों में बीता था, है ना। मोतीलाल तेजावत गिरफ्तार किए गए, उनका बाकी जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बीता था। अरविंद सन्यासी बन गए थे। अरविंद क्या बन गए थे? पुलिस के ढंग से धक्के चढ़ना चाहिए कोई, दोबारा क्रांति नहीं करे। अरविंद कहां पे चले गए थे बाद में? आपके पांडिचेरी। पांडिचेरी में क्या बन गए थे? सन्यासी बने थे। बड़े सन्यासी हुए अरविंद यू, भारत के बड़े सन्यासियों में। पर मेरे ये समझ में नहीं आया क्यों भगवान कृष्ण कैसे दिख जाते हैं जेल के अंदर आपको। और उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण तो जेल में पैदा हुए थे, तो कैसे नहीं दिख सकते मेरे को? तो दिखे तो भाई जाओ आप। तो अरविंद कहां चले गए थे? पंडित। अरविंद की दो किताबों के नाम याद रखना है, सावित्री और लाइफ डिवाइन। क्या क्या नाम है? दोबारा नाम बोलो तो कौन कौन से? इनमें भी लाइफ डिवाइन याद रखना। ये खूब बार पूछी हुई किताब है कि लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? कौन से मुकदमे में अरविंद गिरफ्तार किए गए? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। कौन से में? बंगाल वाले संगठन का नाम क्या था? अनुशीलन समिति। क्या नाम था? अनुशीलन समिति जो थी उसको दो, ये कौन अरविंद वाले भाई का नाम क्या था? बारिंदर घोष। क्या नाम था? बारिंदर घोष। और वो जो दूसरे हुआ करते भूपेंद्र नाथ दत्त, ये संभाला करते थे। बड़े आदमी दो ये थे। और किस बंदे को बम बनाना सीखना भेजा गया था? हेमचंद्र कानून को। कहां पे भेजा गया? पेरिस। कौन से बंदे से? रशिया से। फैक्ट्री कहां लगाई? माणिक तलवा। कौन कौन दो लड़के बम बनाना, बम फेंकने के लिए भेजे गए? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। कौन से जज को? किंग्सफोर्ड। कहां पे? मुजफ्फरपुर। कहां पे? मुजफ्फरपुर। वो तो बच गया और दो कैनेडी महिलाएं मारी गई। पुलिस से बचने के लिए सुसाइड कौन कर लेता है? प्रफुल्ल चाकी। और फांसी किसको दे दी गई? खुदीराम बोस। कहां पे छापा मार के गिरफ्तार किए गए? माणिक तलवा। कितने क्रांतिकारी? 34। कौन सा मुकदमा चलाया गया? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई। सबूतों के अभाव में छोड़ किसको दिया था? अरविंद घोष। ये कहां चले गए थे? पांडिचेरी। वहां जाके क्या बन गए थे? दो किताबों के नाम बताओ, सावित्री और लाइफ डिवाइन। सावित्री और कौन कौन है? अच्छा, जो बरिंदर कुमार घोष थे, बरिंदर कुमार घोष की एक बुक है, उसका नाम है भवानी मंदिर। क्या नाम है? तो बरिंदर कुमार घोष की तो कौन सी है? भवानी मंदिर पुस्तिका थी, एक पंपलेट टाइप का सा था। और इनकी कौन कौन सी है बताओ? देखिए दो, सावित्री और लाइफ। सावित्री और लाइफ। तो बंगाल में एक घटना तो अनुशीलन समिति की है। किसकी घटना है? फिर बंगाल के क्रांतिकारी और वे थे बाघा जतीन। क्या नाम था? एनकाउंटर, पुलिस के एनकाउंटर में मरने वालों में हम एक बंदे का नाम जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद। हम जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और पुलिस के बीच में फायरिंग होती है और उसमें चंद्रशेखर आजाद देश के काम आ जाते हैं। एक और कोई बंदा जो पुलिस के एनकाउंटर में शहीद हुए थे वो है बाघा जतीन। कौन है? तो बालासोर, उड़ीसा के अंदर एक जगह पड़ती है बालासोर। उड़ीसा में कौन सी जगह? तो बालासोर में पुलिस एनकाउंटर में कौन शहीद हो गए थे? तो कौन शहीद हो गए थे? बाघा जतीन। क्या नाम था? तो आपके उधर महाराष्ट्र में तीन बंदे याद रखने। महाराष्ट्र में तो कौन? करकरे, चापेकर और फड़के। करकरे, चापेकर और फड़के। इधर बंगाल में बेसिकली दो लड़के ही याद रखने, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। इनके सबके नेता कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष की दो बुक कौन कौन सी है?
सावित्री और लाइफ डिवोट। अरविंद के भाई कौन है आपके? बारिंदर घोष। बारिंदर घोष की बुक कौन सी है? भवानी मंदिर। कौन सी है? लड़के थे यंग, तो यूं बंगाल में माता जी की पूजा सबसे अधिक दुर्गाष्टमी में मनाई जाती है, तो ये भवानी के मंदिरों में यूं धोख लगा लगा के जाया करते थे। नारे और लगाते होंगे, पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी टाइप के नारे लगाते, इसलिए बुक का नाम ही क्या रख लिया आपने? भवानी मंदिर रख लिया था। और पुलिस मुठभेड़ में बालासोर में शहीद कौन हुए थे? कौन हुए थे? भगत सिंह। दो जगह हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया और बंगाल। तीसरा कौन सा बचा आपके? पंजाब। पंजाब में दो नेता थे, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। दो नेता कौन कौन थे? लाला लाजपत राय और अजीत। ये अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा जी है। जो अजीत सिंह जी है भगत सिंह के क्या लगते हैं? तो भगत सिंह के चाचा जी का नाम क्या था? अजीत। आप विडम्ब वो देखिए, बड़ी जोरदार बात देखिए। अजीत सिंह का निधन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अजीत सिंह जी का निधन कब हुआ था? 15 अगस्त 1900। शायद इसीलिए जिंदा होंगे कि देश कब आजाद होगा। जिस दिन देश आजाद हो उस दिन अंतिम सांस ले ले आपने। ये अभी अपना जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन में गीत शुरुआत में खूब फेमस हुआ था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। अजय देवगन वाली मूवी के अंदर आप गीत सुनते हैं, वो गीत इन्हीं का था। एक फोटो बहुत वायरल हो रहा था, इसमें ट्रैक्टर पर बैठकर एक बंदा आगे बढ़ रहा है, वो अजीत सिंह जी। वो कौन है? अजीत सिंह। तो पंजाब में उस समय दो बड़े नेता हुआ करते थे, कौन कौन थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। क्या क्या नाम है? लाला लाजपत राय को याद रहेगा, अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा जी, इसलिए याद रखना। इन्होंने एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम है अंजुमन मोहब्बत वतन। बोलो देखे नाम। अंजुमन का मतलब होता है सभा। अंजुमन का मतलब क्या होता है? वतन से मोहब्बत करने वालों की सभा। वतन से मोहब्बत करने वालों की, तो अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन। बोलो देखे नाम। अंजुमन ए मोहब्बत किसका संगठन है? और एक समाचार पत्र निकालते थे जिसका नाम था भारत माता। क्या नाम था समाचार पत्र का? नाम तो कौन निकालता है? अजीत सिंह जी। और संगठन कौन सा है? अंजुमन मोहब्बत वतन। कौन सा है? अंजुमन मोहब्बत। हालांकि बाद में जब यहाँ पर ज्यादा यूं कार्रवाइयां वगैरह होने लगी थी, तो अमेरिका चले गए थे दोनों। अजीत सिंह जी भी निकल गए थे यहाँ से। कौन निकल गए थे? लाला लाज। अजीत सिंह जी हालांकि एक बार गिरफ्तार हुए थे, पर भगत सिंह के परिवार वाले बहुत पैसे वाले थे, तो रुपए देके जमानत करवा ली गई थी। जमानत हो जाया करती, तो जमानत करवा के लेके आ गए थे। इसलिए जब भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे, तो घर वालों ने कहा था कि हम तेरी जमानत करवाएंगे। भाई पंजाब की जमीन है, 2-4 किलो बेच देंगे और क्या होगा, इसे ज्यादा ज्यादा। तू तो बाहर आए कम से कम। भगत सिंह ने कहा कि नहीं, तुम मेरे मुख पर कालिक पोत दोगे, जमानत नहीं करवानी। हम जब जिस दिन वहां से आए थे, उस दिन हम ये सोच के आए थे कि हमें गिरफ्तार होना है, इसलिए हम ये जमानत वगैरह नहीं करवाना चाहते। वरना उससे पहले इनके चाचा जी कौन थे? अजीत। क्या नाम चाचा जी का? अजीत सिंह। संगठन का नाम क्या है? अंजुमन मोहब्बत वतन। और समाचार पत्र कौन सा? ठीक है, तो आपके 3 जगह हो गए। एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया आपके बंगाल, एक हो गया पंजाब। महाराष्ट्र में पहला क्रांतिकारी कौन है आपका? वासुदेव बलवंत फड़के। केंद्र कौन सा है? बॉम्बे। जनजाति कौन सी है? रामोस। उद्देश्य क्या है? हिंदू राज्य की स्थापना। पकड़ लिए गए, तो बाद में आगे किसने चलाया? दौलता रामोस। किसने चलाया? दौल। चापेकर बंधुओं के नाम क्या क्या है? दामोदर और बालकृष्ण। 2 प्लेग अधिकारियों को मारते हैं, रेंड और आयरस्ट। कौन से अखबार का लेख था वो? केसरी। कौन निकालता था? तिलक। तिलक को कितने महीने की सजा? और चापेकर बंधुओं को मित्र मेला कब बनाया गया था? 1899। बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया? अभिनव भारत। 1904। उसका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था? चित्तौड़ का विजय स्तंभ। उस संगठन का एक लड़का कौन हुआ करता था आपके? अनंत लक्ष्मण करकरे। करकरे किसको मार देता जाके? जैक्सन। जैक्सन कहाँ का जज था? नासिक। करकरे को क्या लगा दी गई? फांसी। सावरकर को क्या बताया गया? कालापान। याद रह जाएगी। आपके बंगाल में संगठन कौन सा था? अनुशीलन समिति। इसका कौन सा बंदा पेरिस भेजा गया था? हेमचंद्र कानून को। क्या बनाना सीखने के लिए? बम। किससे? रशियन। फैक्ट्री कहाँ लगाई? माणिकतला। कौन कौन 2 लड़के भेजे गए? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। किसको मारने के लिए? किंग्सफोर्ड। वो मरा नहीं, गलती से कौन मर गई? कैनेडी में। प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने के लिए, और खुदीराम बोस को माणिकतला पे छापा मार के कितने क्रांतिकारी गिरफ्तार? 34। इनमें सरकारी गवाह कौन बन गया? नरेंद्र गोसाई। सबूतों के अभाव में कौन छोड़ दिया गया? अरविंद। अरविंद बाद में कहां चले गए? पंडित। वहां पे क्या खोल लिया था? आश्रम। 2 किताबें कौन कौन सी लिखी थी? सावित्री और लाइफ डिवोट। बारिंदर घोष ने कौन सी किताब लिखी थी? भवानी मंदिर। कौन सी लिखी थी? पंजाब के क्रांतिकारी कौन कौन है? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। अजीत सिंह जी के संगठन का नाम क्या है? अंजुमन मोहब्बत वतन। और दूसरा आप समाचार पत्र कौन सा? भारत माता। बाद में दोनों भी किधर निकल गए थे? आपके अमेरिका। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ विदेश में। पहले कहां पे? लंदन। लंदन में एक बंदे थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे?
जो कभी हमारी मेवाड़ रियासत में काम कर चुके थे। कहां काम कर चुके थे? केसरी सिंह बारठ के कहने पर कई दिन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने हमारी कौन सी रियासत में काम किया था? बाद में यहां से कई दिन बड़ौदा में काम किया था, कई दिन यहां काम किया था, इसके बाद चले गए थे लंदन। कहां चले गए थे? और लंदन जाके वहां पर एक संगठन बनाया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी। क्या नाम था? क्या नाम था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। 1905 कब बनाया गया था? कौन सा संगठन बनाया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। इनका जो ऑफिस हुआ करता था उस ऑफिस का नाम था इंडिया हाउस। इनके ऑफिस का नाम क्या था? इंडिया से जो कोई आए उसके लिए हॉस्टल हम फैसिलिटी उपलब्ध करवाएंगे। इंडिया से जो भी लड़के कोई जाया करते, ये एयरपोर्ट पे तैयार खड़े रहते कार्ड लेके, पीजी पीजी हॉस्टल हॉस्टल, बॉयज पीजी गर्ल्स पीजी। या तो ध्रुव सिंह जी देते हैं आपको कार्ड, या उधर कौन दिया करते थे? आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का हॉस्टल था, उस हॉस्टल का नाम क्या हुआ करता था? इंडिया हाउस। क्या नाम था उसका? इंडिया से जो कोई लड़के जाएंगे वो इनके पास में रहेंगे। और इंडिया से इनके पास में एक लड़का गया हुआ था उन दिनों में, सावरकर। कौन गया हुआ था? पहले से कुछ बंदे और थे इनके पास में, लाला हरदयाल। कौन थे? जो बाद में अमेरिका में हम वापस पढ़ेंगे। एक बंदा हुआ करता था आपका मदनलाल धिंगड़ा। क्या नाम था? नाम में यूं फील आता है, एकदम यूं वजनदार नाम है। बोलो देखिए बंदे का नाम, मदनलाल धिंगड़ा। क्या नाम था बंदे का? और एक थे अब्दुल्ला सुहरावर्दी। कौन थे? एक मैडम और हुआ करते थे, मैडम भिखाजी कामा। मैडम कौन सी हुआ करती थी? मैडम भिखाजी काम। बनाया आपने तो इनका एक का नाम याद रखना। बनाया किसने था ये संगठन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन सा संगठन था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। क्या नाम था? इंडियन। ऑफिस का नाम क्या था? एक अखबार निकालते थे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। कौन सा अखबार था? किसका अखबार? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा। या आपने कह दो इंडिया हाउस वालों का, या आपका तो इंडियन होम रूल सोसाइटी वालों का। दो बंदों के नाम पक्के पक्के याद रखना आपने, एक तो सावरकर और एक मदनलाल धिंगड़ा। कौन कौन दो बंदे बताओ? अच्छा, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब बनी है? 1905। कब बनी थी? 1905। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनी। 1906, 1907। 1907 जब आया तो कहा 1857 की क्रांति के 50 साल पूरे हो रहे हैं। 57 की क्रांति कितने साल पूरे हो रहे हैं? और हम इसकी गोल्डन जुबली मनाएंगे। क्या मनाएंगे? ये दिमाग लगाने वाला आदमी था वीर दामोदर सावरकर, या विनायक दामोदर सावरकर। पहली बार किसी आदमी ने कहा था कि 1857 की क्रांति हमारे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? वीर सावरकर। या पूरा नाम हम किस नाम से जानते हैं उनको? विनायक दामोदर सावरकर। किस नाम से जानते हैं? विनायक दामोदर सावरकर। तो कहा कि 57 की क्रांति की क्या मनाई जाएगी? गोल्डन जुबली। 50 साल हो रहे। 1857 से 1907 में कितने साल हो रहे थे? 50। तो 50 साल हो रहे हैं, इसलिए हम क्या मनाएंगे? इसकी गोल्डन जुबली। और जो बुक लिखी गई सावरकर के द्वारा उसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या नाम था बुक का? और इसी बुक में इस आदमी ने पहली बार कहा था कि हम 57 की क्रांति की जो गोल्डन जुबली मना रहे हैं, ये 57 की क्रांति हमारे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। भारत का क्या था? कहते मतलब इतनी यूं वो क्रांतिकारी बुक थी कि अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी इस पे, हाथों हाथ ही रोक लगा दी थी कि ये बुक बिक नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद ये बुक अलग अलग नाम से चेंज होके और भारत में आया करती थी, और भारत के अंदर ये बुक बिका करती थी। भारत में इस बुक को 2 बार पब्लिश किया गया था। बाद में 2 बार इस बुक को जो पब्लिश करने वाले बंदे थे, पहली बार इस बुक को जिन्होंने बांटा था उनका नाम है सरदार भगत सिंह। क्या नाम है? दूसरी बार इस बुक को बांटने वाले जो आदमी थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस किसकी बुक बांट रहे थे? वीर। किसकी बुक बांट रहे थे? वीर सावरकर की बुक कौन बांट रहा था? भगत सिंह और चंद्रशेखर, सॉरी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। किसकी बुक बांट रहे थे? बुक का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिया। किसकी बुक है? भारत में कौन कौन पब्लिश कर रहा था? एक बार भगत सिंह और दोबारा। तब मुझे लगता है कि हिस्ट्री से अनभिज्ञ लोग, जिनको हिस्ट्री का क ख ग नहीं पता होता, वो भगत सिंह जिंदाबाद के साथ सावरकर को गालियां कैसे निकाल सकते हैं? वही भगत सिंह और वही सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सावरकर की उस बुक को भारत में पब्लिश कर रहे थे। कुछ तो होगा उस बुक के अंदर कि अंग्रेज रोक लगा रहे हैं। हमारे भारत के 2 सबसे भारत माता के महान सपूत भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भारत में ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में हम कोई नेगेटिव बात नहीं सुनते। बाकी हर किसी आदमी के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बातें, और उनके बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं।
उन्होंने यदि किसी की बुक पब्लिश की थी तो वो बुक कौन सी थी आपके? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसकी बुक थी? एक पर्चा प्रकाशित किया था वहां पे जिसका नाम था ग्रेव वार्निंग। क्या नाम था? ये भी सावरकर का है। ये भी किसका है? तो सावरकर की बुक का तो नाम क्या है? इंडिपेंडेंस। और एक पर्चा प्रकाशित किया उसका नाम क्या? धिंगड़ा। धिंगड़ा में जोश ज्यादा था। धिंगड़ा ने कहा भारत वालों को मरना नहीं आता, भारत वालों को, और देश की आजादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक देश के लिए हम मरेंगे नहीं। और भारत वालों को मरना सिखाने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई पहले आगे मरे। जब तक कोई बलिदान नहीं देगा तब तक बाकी लोगों में बलिदान की प्रवृत्ति नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं इसको। और उन दिनों में जो भारत सचिव हुआ करता था, अंग्रेजों की सरकार में जो एक मिनिस्टर हुआ करता उसको बोलते थे भारत सचिव। क्या बोलते थे? और उस भारत सचिव का जो पॉलिटिकल एडवाइजर था उसका नाम था कर्जन वाइली। क्या नाम था? कर्जन वाइली कौन हुआ करता था? भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार। कौन था भारत सचिव का पॉलिटिकल एडवाइजर जो हुआ करता उसका नाम क्या था? कर्जन। मदन लाल धिंगड़ा गए, उन्होंने कर्जन वाली को गोली मार दी। किसको गोली मार दी थी? धिंगड़ा को पकड़ा गया। धिंगड़ा को पकड़ के धिंगड़ा को पूछा, धिंगड़ा कहां से आए तुम? तो उनका इंडियन होम रूल सोसाइटी। कहाँ है ये तुम्हारे? ये हमारा पीजी रहा इंडिया हाउस। क्यों मारा इसको? जरूरी था, दो चार धमाके करने जरूरी है इसलिए मार दिया। अरे कौन है तुम्हारा दिमाग कौन लगाता है? तो उनका विनायक दामोदर सावरकर। तो वैसे जाओ इंडियन होम रूल सोसाइटी के ऑफिस जाओ। तब तक बाकी सारे तो गायब हो गए थे, सावरकर गिरफ्तार कर लिए गए। कौन गिरफ्तार कर लिए गए थे? सावरकर वहां से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सावरकर को पकड़ा और सावरकर को पकड़ कर, नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। यार इस आदमी का नाम सुना सुना सा लगता है, कौन है? पता चला है यार पुराने रिकॉर्ड में भी इसका तो नाम है। कहाँ? सब इंडिया में, नासिक में एक केस चल रहा है और उस केस में इसको काले पानी की सजा है। तो पकड़ो इसको, इंडिया भेजो। कहां पर भेजा जाए? पानी वाले जहाज से इंडिया भेज रहे थे, पेरिस के पास में पानी वाला जहाज हुआ करता था। सावरकर ने उनको कहा कि तो जहां ये रहा बंदा, वो खिड़की तोड़ के समुद्र में कूद गया उधर। और वहां से पेरिस में, वहां पर उनको लगा कि मैं पेरिस के दूतावास में वहां पर शरण ले लूंगा, लेकिन वहां से वापस पकड़ लिए गए थे। याद रखना कि 2013 या 16 की आरपीसी का क्वेश्चन है कि भारत का एक कौन सा स्वतंत्रता सेनानी समुद्र के अंदर कूद गया था? कौन थे? वीर। यहाँ लाए, दो मुकदमे चल रहे थे उनपे। एक तो कर्जन वाइली वाला मुकदमा चल रहा था, एक जैक्सन वाला। यहाँ जज ने पकड़ा और जज ने पकड़ेगा इसको 2 बार काले पानी की सजा। क्या दी जाए इसको? 2 बार आजीवन कारावास। ऐसे इंग्लैंड में, अमेरिका में से कारावास होता है। अमेरिका में आप कभी सुनना वो लिखेंगे कि इस आदमी को 1000 साल की सजा। तो आपने लेता 1000 साल की सजा कैसे हो सकती है? उनका कहने का मतलब होता है कि अपराध इतना जघन्य है कि 1000 साल भी यदि आदमी जिंदा रहे तो इसको बाहर निकलना नहीं देना। तो वो अजघन्यता बताता उसकी है। तो उम्र तो जितनी होगी उतनी होगी आदमी की, उसमें मर जाएगा। और उनका कहने का मतलब है कि इतना जिंदा रहे तब तक तो इसको बाहर निकलने नहीं देने। तो सावरकर के लिए क्या कहा गया कि आपको 2 बार किसकी सजा दी जाए? काले पानी की सजा दी जाए। तो सावरकर 2 मुकदमों में आ गए थे। एक तो नासिक वाले मुकदमे में आ गए थे, एक कौन से में आ गए थे? कर्जन। तो कर्जन वाली को मारने वाला बंदा कौन था? मदन लाल धिंगड़ा। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी याद रहेगी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई किसने थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब बनाई थी? 1905। कहां पे बनाई? आपके लंदन। उनके ऑफिस को क्या बोलते थे? इंडिया हाउस। उनके अखबार को क्या बोलते थे? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्या बोलते थे? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहा करते थे। और उन्होंने किसको जाके मार दिया था? आपके कर्जन वाइली। कौन मार देता है? धिंगड़ा को तो फांसी हो गई। सावरकर को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया था? भारत। भारत में उनको क्या भेज दिया गया था? कालापन। अच्छा, इसके बाद में आपके मैडम भिखाजी कामा मैंने बताई उधर। तो मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोई पूछे द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता? तो वो कौन थे? मैडम भिखाजी। बहुत पैसे वाले परिवार से, भयंकर पैसे वाले परिवार से, पारसी थे। पारसी भारत में वैसे ही पैसे वाले थे। दादाभाई नौरोजी की रिश्तेदार थी। तो कई साल तक दादाभाई नौरोजी के सचिव के रूप में काम किया था। बाद में उधर इंडिया हाउस में जाके जुड़ गए थे। जर्मनी का एक शहर है स्टुटगार्ट। जर्मनी का शहर कौन सा है? स्टुटगार्ट नाम का एक शहर है। यहां पर एक सम्मेलन चल रहा था, दूसरा अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन। कौन सा चल रहा था? दूसरा अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन। और उस अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के अंदर किसी भारतीय ने भाग लिया था। तो वो भाग कौन ले रही थी? आपके मैडम भिखाजी कामा। और वहां पर भारत का झंडा फहराती है। भारत का झंडा विदेश में फहराने वाली कोई महिला थी, या पहला कोई व्यक्ति जो भारत का झंडा विदेश में फहरा था, उनका नाम क्या था? मैडम भिखाजी कामा। कहां पर फहराया था? स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहां का शहर है? ये याद रखना। मैंने ये क्वेश्चन आज दिन तक जितनी बार देखा, यूपीएससी का फेवरेट सवाल है। वो सवाल ये देते हैं कि इनमें से गलत कथन बताइए। इस टाइप का कोई स्टेटमेंट होता है, उनमें एक स्टेटमेंट ये होता है कि मैडम भिखाजी कामा ने पेरिस में भारतीय झंडा फहराया था। ना, ये झंडा कहां पे फहराया था? स्टुटगार्ट। कहां पे फहराया था?
स्टुटगार्ट के अंदर झंडा फहराया था। स्टुटगार्ट के अंदर मैडम भिखाजी कामा, और मैडम भिखाजी कामा क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ, दो इफेक्ट याद रखने, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, और इन्होंने एक स्टुटगार्ट में क्या फहरा दिया था? भारतीय झंडा। स्टुटगार्ट कहां पे पड़ता है? किसने फहराया? ये लंदन की बातें थी सर। कहां की बातें थी? अब चले अपने वैंकूवर। कहां पे? वैंकूवर। लंदन वालों ने बनाया था इंडिया हाउस। क्या बनाया था? तो वैंकूवर वालों ने कहा यूनाइटेड इंडिया हाउस। कौन सा बना देंगे? इधर तो इंडिया हाउस था और उधर कौन सा था? यूनाइटेड। दो बंदे बनाने वाले, तारकनाथ दास और जीडी कुमार। क्या क्या नाम है? तो तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने क्या बनाया आपका? कौन सा बनाया था? यूनाइटेड इंडिया हाउस। लंदन में कौन सा है? इंडिया हाउस। और यहां पर कौन सा आपका? एक अखबार निकालते थे तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान। कौन सा है भाई? हिंदुस्तान को क्या करवाना है? फ्री। इसलिए अखबार का नाम क्या है? फ्री हिंदुस्तान। इधर आपके जो जीडी कुमार थे, ये एक अखबार निकाला करते थे, स्वदेशी सेवक। कौन सा अखबार निकालते? और एक संगठन बना रखा था, स्वदेशी सेवक ग्रह। संगठन का नाम तो क्या है? स्वदेशी सेवक ग्रह। अखबार का नाम क्या है? स्वदेशी सेवक। किसके काम है ये? जीडी कुमार। उनके साथी कौन है? तारकनाथ दास। तारकनाथ दास का वो अखबार कौन सा है? फ्री हिंदुस्तान। इन दोनों ने मिलकर कौन सा संगठन बनाया? जीडी कुमार ने अकेले ने कौन सा संगठन बनाया? स्वदेशी सेवक ग्रह। और अखबार का नाम क्या है? स्वदेशी। अरे इसमें नहीं लिखा, यहाँ पर एक आदमी और हुआ करते थे, रामनाथ पुरी। कौन थे? और रामनाथ पुरी ने एक अखबार निकाला था, सर्कुलर ए हिंद। कौन सा अखबार निकाला था? तो सर्कुलर ए हिंद किसका समाचार पत्र है? तो तीन समाचार पत्र हुए, तारकनाथ दास का समाचार पत्र फ्री हिंदुस्तान, आपके जीडी कुमार का समाचार पत्र स्वदेशी सेवक, और आपके रामनाथ पुरी का समाचार पत्र सर्कुलर ए हिंद। कौन सा है? सर्कुलर ए हिंद। किसका है? रामनाथ पुरी। और वैंकूवर वाले संगठन का नाम क्या था? यूनाइटेड इंडिया हाउस। तीन बंदों के नाम याद रखने, कौन कौन है? तारकनाथ दास, जीडी कुमार, रामनाथ पुरी। रामनाथ पुरी का समाचार पत्र, तारकनाथ दास का समाचार पत्र, जीडी कुमार का समाचार पत्र स्वदेशी सेवक। याद रह गया? स्वदेशी सेवक ग्रह तो वैसे ही याद रह जाएगा अपने आप। इसके बाद बातें आ जाओ आपके जो सैन फ्रांसिस्को। कहां पर आ जाओ? लाला हरदयाल जो लंदन के अंदर आपके इंडियन होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, वो यहाँ सैन फ्रांसिस्को में एक संगठन से और जुड़ते हैं। इस संगठन का नाम था युगांतर आश्रम। क्या नाम था? लाला हरदयाल वास्तव में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था और उसके प्रोफेसर हुआ करते थे। क्या नाम था इनका? लाला हरदयाल। और वहां एक नेता हुआ करते थे, भारतीय जो मजदूर काम किया करते, उनके नेता हुआ करते, उनका नाम था सोहन सिंह भाखना। क्या नाम था? तो सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को में एक संगठन बनाया, उसका नाम क्या था? युगांतर। का सप्ताह में एक दिन मीटिंग करेंगे, जितने भी इंडियंस उनकी मीटिंग की जाएगी और उनको बताएंगे कि हमारे देश का शोषण किस प्रकार से हो रहा है। फिर अपने यहाँ से एक टीम तैयार करेंगे, अपने इंडिया जाएंगे और इंडिया जाके भारत को क्या करवाएंगे? आजाद। और उनको लगता था वहां पे बैठ के कि जब हम यहाँ पर बैठ के कितने दुखी होते हैं कि भारत आजाद है, तो हमारे भारत में रहने वाले साथियों को और कितना दुख होता होगा कि हम कितने गुलाम हैं। तो हमारे साथियों की सहायता करनी चाहिए, भारत माता का कर्ज उतारना चाहिए। इसके लिए अपने को एक अखबार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ताकि अखबार के माध्यम से लोगों में जागृति आए। उस अखबार का नाम रखा गया गदर। क्या नाम था? गदर का मतलब होता है विद्रोह। गदर का मतलब क्या होता है? हालांकि आपने तो गदर एक प्रेम कथा ही सुना है, पर वो भी तो अपने आप में विद्रोही होता है ना। अभी सेकंड पार्ट आ रहा है, गदर का सेकंड पार्ट आ रहा है इन दिनों में ना। इस बार हेड पंप नहीं और कुछ उखाड़ेगा भाई अपना। तो वो अखबार कौन सा निकाला गया था? गदर। 1 नवंबर 1913। कब की बात है? 1 नवंबर 1913। इसका मतलब 1 नवंबर का हमारे साथ कोई गंभीर नाता है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, तुम क्राउन के अधीन हो। किसके अधीन हो? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में उर्दू भाषा में एक समाचार पत्र पब्लिश होता है, गदर। कौन सा अखबार है? कौन सी भाषा में? जो इसका पहला अंक आया था कौन सी भाषा में था? उर्दू। बाद में भारत की सारी भाषाओं में निकाला गया था। भारत की जितनी भाषाएं थी उन सब में निकालते थे। अफगानिस्तान वाली लैंग्वेज में निकाल दिया था। अफगानिस्तान की लैंग्वेज कौन सी थी? पश्तो। कौन सी थी? पश्तो। उस तक में ये निकाल दिया करते थे। क्योंकि गदर अखबार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम ही पड़ गया गदर आंदोलन। क्या नाम पड़ गया? मास्टर जी कौन थे इनमें से? तो लाला हरदयाल को तो अमेरिका वालों ने कहा मास्टर जी इधर आओ, आज के बाद मीटिंग में गए तो देख लेना। तो लाला हरदयाल ने तो मीटिंग में आना कर दिया बंद। सोहन सिंह भाखड़ा जो बाकी लोग थे, इन्होंने कहा अपने चलते हैं, अपने इंडिया चलेंगे और इंडिया में जाके अपने क्या करेंगे? वहां पे आंदोलन। तो ये सारे के सारे लोग कहां पर आ गए? इंडिया। ये ज्यादातर पंजाबी थे। ज्यादातर कौन थे? पंजाब। थोड़े बहुत उनमें कुछ लोग बंगाली थे।
थोड़े बहुत लोग कौन थे? बंगाल। पंजाबी उस टाइम में खूब रहा करते थे, अपने पंजाबी बंगाली लोग थे, तो ये पंजाबी सारे यहाँ पर पंजाब आए। नेता कौन है इनके? बड़े नेता कौन है? सोहन सिंह। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके पंजाब में लोगों को कहा, पंजाब में लोगों ने पूछा, भाइयों ने, बाकियों ने, भाई तुम क्यों आए यहाँ पे? उनका देश को आजाद करवाने। क्या तुम दुखी नहीं हो अंग्रेजों से? उनका ना, तुम्हें किसने कहा हमें दुख है? तो तुम्हें अंग्रेजों के शोषण के तले नहीं रहना पड़ता। उन्होंने कहा मुक्ति मिली है मुश्किल से, भले दिन अब आए हैं, वरना ये पंजाब आनिया भानिया के लूट जाया करता था। कभी जी में आया उधर से कि साहब नादिर शाह का आक्रमण हो गया, आज अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो गया, आज बाबर आ गया, आज गोरी आ गया, आज गजनवी आ गया। पंजाब में कहा करते थे किसी टाइम में, खादा पीदा लई दा बाकी अहमद शाही दा। जो खा लिया पी लिया वो आपका है, बाकी तो अहमद शाह लूट के ले ही जाएगा। बाकी आपके पास कुछ बचना ही नहीं है, तो खा लो पी लो, उसमें ही ठीक है अपने आप के अंदर। तो कहा इनसे मुक्ति दिलवाने वाले, ये जो इधर वाले उत्तर पश्चिम वाले हैं, इनसे किसी ने मुक्ति दिलाई? ये बापड़े भले गोरे हैं, और मुश्किल से नहरे वहरे हुई है सेट, यहाँ पे खेती करने लगे हैं, 2 टाइम का पेट भरने लगे हैं। तुम क्या फालतू फालतू बातें करते हो? इनका कि नहीं तुम जानते नहीं। और अंग्रेजों को देश से उखाड़ना जरूरी है, और हम पूरे भारत में एक साथ क्रांति करेंगे 21 फरवरी 1915 को। कब करेंगे? 21 फरवरी 1915। और हमारे नेता है रास बिहारी बोस। नेता कौन है? क्या नाम है नेता का? रास बिहारी बोस हमारे नेता है। हम पूरे भारत में एक साथ करेंगे क्रांति, और तुम्हें अपना साथ, हमारा साथ देना चाहिए। अरे मुक्ति दिलवाएंगे तुम्हें देश को। साथ तो उन्होंने कितना दिया कितना नहीं दिया, जाके पुलिस को जरूर बताएगा। हमारे घर 2 है, अमेरिका से आए हुए ना 3 हमारे हैं, ये 2 जो इधर बैठ के बात करें ये वही है, और ये क्रांति करने वाले हैं 21 फरवरी 1915। और इनका नेता कौन है? रास बिहारी बोस। अंग्रेजों ने सबको पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए क्रांति विफल हो गई थी। गदर आंदोलन भारत के अंदर आगे सफल नहीं हो। पूरे भारत में योजना थी इनकी। राजस्थान की जिम्मेदारी दी हुई थी गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान की जिम्मेदारी किसके पास थी? लेकिन सारे लोग पहले गिरफ्तार कर लिए गए। इनकी क्रांति जो थी वो क्या हो गई थी? विफल। पकड़ लिए गए सारे लोग। 2 लड़कों को फांसी लगाई गई थी, करतार सिंह सराबा और विष्णु पिंगले। कौन कौन 2 बंदे थे? करतार। पंजाब की बात है, पंजाब की राजधानी हुआ करती थी लाहौर। पंजाब की राजधानी कौन सी थी? इसलिए उसको पहला लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नासिक मुकदमे में किसको फांसी लगाई गई? करकरे। किसको लगाई गई? करकरे। अलीपुर वाले मुकदमे में फांसी किसको लगती है? खुदीराम बोस। किसको लगती है? खुद। और आपके पहले इसमें लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में फांसी किसको लगती है? करतार सिंह सराबा और विष्णु पिंगले। किसको लगती है? करतार सिंह। तो सैन फ्रांसिस्को से चला हुआ गदर आंदोलन हमारे भारत में कहां तक पहुंच गया था? पंजाब। और पंजाब में कौन सा मुकदमा चलता है इन पर? पहला लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। किस किस को फांसी लगती है? करतार सिंह। आप देखो करतार सिंह सराबा का भी फोटो देखो, यंग 19 साल का लड़का, तेजस्वी आंखों वाला, 19 साल की उम्र में देश की बलिवेदी पर चढ़ गए थे। सोहन सिंह भाखना गिरफ्तार किए गए थे। अब विश्वास नहीं करेंगे, सोहन सिंह भाखना 1970 तक जिंदा थे। कब तक जिंदा थे? भगत सिंह जिस जेल के अंदर बंद थे उसमें सोहन सिंह भाखना थे। और भगत सिंह ने ये सोहन सिंह भाखना को अपना पूरा गुरु टाइप का मानते थे। भाई यार सीनियर आदमी है, इनको पता है क्रांतियां कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। सोहन सिंह भाखना आजादी के बाद में देश में कई किसान आंदोलनों के नेता बने थे। देश में कई किसान आंदोलन सोहन सिंह भाखना ने चलाए थे। लेकिन हम सोहन सिंह भाखना को जानते ही नहीं है, सोहन सिंह भाखना का नाम तक नहीं जानते। इस आंदोलन के अलावा सोहन सिंह भाखना को कहीं नहीं पढ़ते, क्योंकि सोहन सिंह भाखना कांग्रेस में नहीं थे। किसमें नहीं थे? हिस्ट्री में उन्हीं लोगों के नाम है जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। विजेता कांग्रेस थी, उनका राज था, तो हिस्ट्री में उनके नाम। यदि इसका उल्टा होता तो हम कांग्रेस वालों को किसी को नहीं जानते। यदि सोहन सिंह भाखड़ा इनका है हुआ होता, ये सबके साथ सिद्धांत है, कांग्रेस पे लागू नहीं होता। यदि ये लोग आए होते तो इनके नाम होते, फिर अपने कांग्रेस वालों के नाम। यदि कोई तीसरा पक्ष आया होता तो इनके नाम नहीं होते, उनके नाम होते अपने आप में। इसलिए सोहन सिंह भाखड़ा को नहीं जानते हम। पर याद रखना कि सोहन सिंह भाखड़ा कौन से मुकदमे से जुड़े हुए थे? पहले लाहौर षड्यंत्र मुकदमे। कौन से मुकदमे से? एक और हुआ करते जिसमें भाई परमानंद। कौन हुआ करते थे? भाई परमानंद। और भाई परमानंद को काले पानी की सजा हुई थी। पहले भाई परमानंद को भी फांसी दी गई थी, लेकिन बाद में इनकी फांसी की सजा को चेंज कर दिया गया था। और फांसी की सजा को चेंज करके किसमें बदल दिया गया था? कालापन। किसमें बदल दिया गया था? काला। तो किस किस को फांसी लगाई गई? करतार सिंह सराबा और विष्णु पिंगले। और किसको काले पानी की सजा दी गई? भाई परमानंद। बड़े नेता कौन थे इनके? सोहन सिंह भाखड़ा। और कौन से आश्रम की स्थापना की थी? युगांतर। कहां पर की थी? सैन फ्रांसिस्को। अखबार का नाम क्या था? गदर। कौन सी भाषा में छपता था?
उर्दू, लेकिन बाद में सारी भाषाओं में छपने लगे। ये हो गया आपका, और आपके सैन फ्रांसिस्को, 3 हो गए, लंदन हो गया, वैंकूवर हो गया, और आपका सैन फ्रांसिस्को। अब कौन सा आ गया आपका? अफगान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। कौन कौन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे? जर्मनी और ब्रिटेन, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। हमें लगा कि यार जर्मनी जब इंग्लैंड के खिलाफ है तो क्यों ना अपने जर्मनी से सहयोग मांगा जाए और जर्मनी के सहयोग से अपने भारत को क्या करवाया जाए? आजाद। ऐसा सपने देखने वाले जो बंदे थे उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप। क्या नाम था? और राजा महेंद्र प्रताप यहां से अफगानिस्तान जाते हैं। अफगानिस्तान जाके जर्मनी वालों से बातचीत करते हैं कि जर्मनी वालों आप हमारा सहयोग करो, हम देश को आजाद करवाना चाहते हैं। जर्मनी वालों ने कहा कि पूरा सहयोग। राजा महेंद्र प्रताप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। राजा महेंद्र प्रताप अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? का भारत की सरकार ये है, भारत की सरकार मैं चला रहा हूं, बस अब कब्जा करेंगे इंडिया पे जाके, और कब्जा करके इंडिया के अंदर हम सरकार की स्थापना कर देंगे, अंग्रेजों की सरकार को क्या कर देंगे? समाप्त। जर्मनी ने कहा कि इस सरकार को हमारा पूरा समर्थन है। अंतरिम सरकार कहां बनाई गई थी अपने? कहां पे? चुनाव से पहले की जो भी कोई गवर्नमेंट होती है इंटरिम गवर्नमेंट होती है, तो इंटरिम गवर्नमेंट कहां बनाई गई? हमारी अफगानिस्तान। किसने बनाई थी? राजा महेंद्र। नाम याद रखना, बड़ा यूं इन दिनों के अंदर वो चर्चाओं के अंदर था, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सारी पार्टियां चाहती है कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम को भुनाया जाए, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप बाद में हमारे मथुरा से एमपी बनते थे। क्या बनते थे? मथुरा से एमपी बना करते थे, तो थोड़ा नाम ध्यान रखना है इनका। राजा महेंद्र प्रताप ने बाद में अपने वृंदावन में एक कॉलेज बनाया था, कॉलेज का नाम था प्रेम महाविद्यालय। क्या नाम था? प्रेम आप जो समझ रहे हो वो नहीं, उस नाम वाला ही प्रेम है खाली। तो वृंदावन में कौन से महाविद्यालय की स्थापना की थी? ये वैसे ही है जैसे कभी नहीं लगता आपको कि तिब्बत का एक बंदा हमारे पास बैठा हुआ, दलाई लामा। क्या बैठे हुए? दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है धर्मशाला। कौन सी जगह है? वहां पर तिब्बत वाले हर साल अपनी सरकार बनाते हैं, हर 5 साल में अपनी सरकार बनाते हैं, और कहते हैं तिब्बत की सरकार ये है, आज नहीं तो कल तिब्बत पर हम कब्जा करेंगे, कब्जा करेंगे जब जाके शासन संभाल लेंगे। पर कब्जा हो नहीं पा रहा तो शासन संभाल नहीं पा रहे। वैसे वैसे हमारे लोगों ने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनाई थी। कहां पर गवर्नमेंट बनाई थी? अफगानिस्तान में गवर्नमेंट किसने बनाई थी? राजा महेंद्र। याद रखिएगा बात, किसके सहयोग से? जर्मनी। किसके सहयोग से? जर्मनी। अच्छा, 2 बंदे थे, एक बंदे का नाम है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। क्या नाम है? एक बंदे का नाम है महमूद हसन। 2 बंदे बोलो देखिए कौन कौन है? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, और दूसरे बंदे का नाम क्या है? महमूद। मौलवी अहमदुल्लाह सिंधी ने वहां से आपके अफगानिस्तान से एक कागज था, उस कागज पे कुछ लिखा, एक बंदे को दिया और कहा जाके पंजाब में एक बंदा बैठा है महमूद हसन। कौन बैठा है? इसको जाके दे के आ जाओ। एक कागज पे कुछ लिखा, किसने लिखा? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। किसको दे के आना है? महमूद हसन। और उसको कहा कि ध्यान रखना पुलिस को पता नहीं चल जाए, क्रांति है इसमें, क्रांति। उसने कहा ठीक है साहब, नहीं पता चलने दूंगा। अब वो जेब के अंदर यूं हाथ डाल के ऊपर से चलेगी, पुलिस नहीं देख ले, जो कोई आदमी देखे उस पर डाउट लगे, उसको लगे इसको नहीं पता चल जाए। फिर उसके दिमाग में और ख्याल आए, और लगा यार पुलिस को पता चल गया तो क्या हो जाएगा, पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। ये सोचता सोचता वो खुद ही पुलिस के पास चला गया। मैं कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने दिया था, इनको देना है, मुझे मत पकड़ो आप। अरे हुआ क्या तेरे? मेरे पास एक कागज है, उस कागज में क्रांति है। तो कहा तू कागज हमें दे। वो कागज ले लिया, भगवान जाने कागज में क्या था क्या नहीं था। हम कहते हैं उसमें क्रांति थी। क्या थी? और हम कहते हैं कागज सामान्य कागज नहीं था, उसका नाम है रेशमी रुमाल। क्या नाम है? अंग्रेजों ने वो जो केस चलाया था उस केस का नाम रखा था सिल्क पेपर। क्या नाम दिया था? सिल्क पेपर। अब सिल्क पेपर की हमने जब हिंदी की तो हमने क्या बना दी? तो कोई पूछे रेशमी रुमाल षड्यंत्र से कौन कौन जुड़े हुए थे, तो कौन कौन जुड़े हुए थे? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, महमूद हसन। 1913 की बात है। कब की बात है? तो 2013 में तो 100 साल पूरे हो रहे थे, तब तो हम करंट में और पढ़ा करते थे, अरे रेशमी रुमाल को 100 साल हो गए, रेशमी रुमाल को 100 साल हो गए। तो कौन कौन 2 बंदे जुड़े रेशमी रुमाल से? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। और यदि वो कागज पुलिस के साथ नहीं जाता तो भारत आजाद कब हो सकता था? 1900। क्योंकि उस कागज में क्या थी? कागज नॉर्मल कागज नहीं था, रेशमी था। कैसा था हमारा? रेस। कौन कौन 2 बंदे हैं? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी और महमूद। ये सारी गतिविधियां कहाँ चला रहे हैं वो लोग? अफगानिस्तान। कहाँ पे? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में एक तो अंतरिम सरकार बन रही है, वो तो कौन बना रहे हैं? राजा महेंद्र प्रताप। एक रेशमी रुमाल में षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो कौन कौन रच रहा है? उबैदुल्लाह सिंधी और महमूद हसन। ये पहला चरण समाप्त होता आपका। पहला चरण 3 जगह इंडिया में, वापस फटाफट बोलो देखे। पहले चरण में कहाँ कहाँ आपके? महाराष्ट्र में, बंगाल में और पंजाब। महाराष्ट्र में सबसे पहले कौन आपका? वासुदेव बलवंत फड़के।
कौन सा केंद्र? बॉम्बे। कौन सी जनजाति? रामोसी। उद्देश्य क्या? हिंदू राज्य की स्थापना। पकड़ लिया गया तो आगे किसने बढ़ाया? दौलताराव। चापेकर बंधुओं के नाम बताओ? दामोदर और बालकृष्ण। प्लेग अधिकारियों को मारते हैं? रेंड और आयरेस्ट। कौन से अखबार में पढ़ के केस? तिलक को 18 महीने की और चापेकर बंधुओं को फांसी। विनायक दामोदर सावरकर ने क्या बनाया आपका? मित्र मेला। कब बनाया? 1899। नाम चेंज कब किया गया? 1904। क्या किया गया? अभिनव। उसका जो लोगो था वो क्या था? विजय स्तंभ। क्या था? विजय स्तंभ। और ये जो इसके संगठन के बंदे थे अनंत लक्ष्मण करकरे, जाके किसको मार देते हैं? जैक्सन। कहाँ का जज था? नासिक। उसको तो क्या दे दी गई? फांसी। और सावरकर को क्या हुआ? कालापन। उसके बाद आपके बंगाल में एक संगठन था अनुशीलन समिति, इसका एक बंदा पेरिस गया था, हेमचंद्र कानूनगो, और वहां से बम बनाना सीख गया। किससे? कहां पे फैक्ट्री लगाई? माणिक तल्ला। 2 लड़कों को भेजा गया बम बनाने के लिए फेंकने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। किसको मारने के लिए गए थे? किंग्सफोर्ड। गलती से कौन मर गई? कैनेडी महिलाएं। पुलिस से बचने के लिए सुसाइड कौन कर लेता है? प्रफुल्ल चाकी। और फांसी किसको लगा दी गई? कहां पे छापा मारा गया? माणिक तल्ला। कितने क्रांतिकारी गिरफ्तार है? 34। इन पे कौन सा मुकदमा चला? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। सरकारी गवाह कौन बन गया? नरेंद्र गोसाई। सबूतों के अभाव में कौन छोड़ दिए गए? अरविंद घोष। कहां पे चले गए? पांडिचेरी। वहां पर क्या बन गए? 2 किताबें कौन कौन सी लिखी? सावित्री और लाइफ डिवाइड। बारिंदर घोष ने कौन सी लिखी? भवानी मंदिर। बागा जतीन पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। कौन सी जगह पे हुए थे? बालासोर। कौन शहीद हुए? बागाजत। पंजाब में 2 नेता थे, कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, अजीत सिंह। लाला लाजपत राय ने एक संगठन बनाया था, सॉरी अजीत सिंह जी ने, अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन। क्या नाम था? अंजुम। और एक अखबार निकाला करते थे भारत माता। कौन सा था? भारत माता। लंदन के अंदर गए, लंदन में कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। संगठन कौन सा बनाया? इंडियन होम रूल सोसाइटी। कब बनाया? 1905। इसके ऑफिस का नाम क्या था इनके? इंडिया हाउस। अखबार कौन सा निकालते थे? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। कौन सा था? इंडियन। 1907 में 57 की क्रांति क्या मनाई गई? स्वर्ण जयंती। सावरकर ने बुक कौन सी लिखी? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक पर्चा कौन सा निकाला? ग्रेव वार्निंग। कौन सा बंदा जाए गोली मारता है? मदन लाल धिंगड़ा। क्या नाम था? किसको गोली मार के आता है? करजन वाइली। किसको गोली मारता है? धिंगड़ा को क्या लगा दी गई? फांसी। सावरकर को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया था? इंडिया भेजा। इंडिया से कहां भेज दिया गया उसको? कालापानी। कहां भेज दिया गया था? कालापानी भेज दिया। मैडम भिखाजी कामा कहां पर झंडा लहराती है? स्टुटगार्ट। और उन्हें भारतीय क्रांति क्या कहा जाता है? माता। यूनाइटेड इंडिया हाउस कहां पर बनाया गया आपका? वैंकूवर। कहां पे बनाया गया? वैंकूवर। तारकनाथ दास ने एक समाचार पत्र निकाला था, फ्री हिंदुस्तान। जीडी कुमार का एक अखबार था, स्वदेशी सेवक। रामनाथपुरी का एक अखबार था, सर्कुलर ए हिंद। कौन सा था? किसका था? रामनाथपुरी का। क्या नाम था उसका? सर्कुलर ए हिंद नाम का वाकर। सैन फ्रांसिस्को में कौन कौन 2 आदमी है आपके? सोन सिंह बाखड़ा और लाला हरदयाल। लाला हरदयाल कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है? स्टैनफोर्ड। और इन्होंने क्या बनाया आपके? युगांतर आश्रम। युगांतर आश्रम वाला अखबार कौन सा निकाला? गदर। कब निकाला गया? 1 नवंबर 1913। कौन सी भाषा के अंदर? उर्दू। इंडिया में आगे कब क्रांति करना चाहते थे? 21 फरवरी 1915। नेता कौन थे? रास बिहारी बोस। अंग्रेजों को पता चल गया। कौन सा मुकदमा चला था इन पे? पहला लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। 2 बंदों को फांसी की सजा हुई थी, करतार सिंह सराबा और विष्णु पिंगले। कौन कौन थे? करतार सिंह सराबा। एक बंदे को काले पानी दिया गया था, भाई परमानंद। किसको दिया गया था? परमानंद चोइल नहीं, परमानंद चोइल चित्रकार है, भैंसों का चितेरा। तूने गलत लिख लिया, ध्यान रखना तू। हाँ, परमानंद चोइल। तू 2 बार परमानंद चोइल बोल गया। परमानंद चोइल ने भैंसों के चित्र बनाए थे। किसके? भैंसों। जोर जोर से बोला परमानंद चोइल। भाई परमानंद है ना। अब कौन सा चरण? और अफगानिस्तान में वो अंतरिम सरकार किसने बनाई? राजा महेंद्र प्रताप। और रेशमी रुमाल में कौन कौन थे? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी और महमूद हसन। अब कौन सा चरण आ गया आपका? एक संगठन बनाया गया था, एचआरए। कौन सा संगठन बनाया गया? एचआरए। एचआरए का नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन। 1924 में कानपुर में बनाया गया था। 1924 में कहां पर बनाया गया था? क्या नाम था संगठन का? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब बनाया गया? 1924। कहां पे बनाया गया? कानपुर। उसमें बड़ा गड्ढ हुआ करता था क्रांतिकारियों का, तो कानपुर में बैठ के बनाया। और भारत के उस समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे सचिंदर सान्याल। क्या नाम था? बहुत शानदार बुक लिखी सचिंदर सान्याल ने, बंदी जीवन। कौन सी बुक लिखी थी? कहते क्रांतिकारियों की बाइबिल थी। उस समय कहा करते थे यदि किसी को क्रांतिकारी बनना है तो उसे कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी किताब थी?
सचिंदर सान्याल। किसकी किताब थी? अच्छा, किताब की बात है तो मैं एक बुक और बताता हूँ। इनके साथ एक क्रांतिकारी और हुआ करते थे, भगवती चरण वोहरा। कौन हुआ करते थे? भगवती चरण वोहरा। उस समय जब ये लड़के कानपुर में एक संगठन बना रहे थे, संगठन का नाम क्या है इनका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब बनाया गया? 1924। कहां पे बनाया गया? और ये ऐसी बातें कर रहे थे कि साहब बम बनाएंगे, बम। क्या बनाएंगे? अब बमों के धमाके करेंगे तब अंग्रेज यहां से बाहर निकलेंगे, वरना अंग्रेज यहां से बाहर नहीं। गांधी जी अपने अखबार में इनके खिलाफ एक लेख लिखते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ बम। कौन सा अखबार लिखते हैं? कि कुछ लड़कों ने बम की राजनीति करनी शुरू कर दी है। किसकी राजनीति करनी शुरू कर दी? और कहा यह राजनीति गलत है, इस प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए, देश को हिंसा के रास्ते पे नहीं ले जाया जा सकता, हम देश को मुक्ति अहिंसा के रास्ते दिलाएंगे। किसके रास्ते दिलाएंगे? और ये लड़के बम की क्या कर रहे हैं? राजनीति। तो बुक का नाम क्या, उनके वो लेख का नाम क्या था? पॉलिटिक्स ऑफ बम। उसका रिप्लाई करता है भगवती चरण वोहरा। इन्होंने लिखा फिलोसॉफी ऑफ बम। क्या लिखी? इन्होंने कहा हम बम की राजनीति नहीं करते, बम में फिलोसॉफी है। बम में क्या है? तो कोई पूछे था फिलोसॉफी ऑफ बम किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? भगवती चरण वोहरा। कई बार चीजों के साथ में घटनाएं जुड़ जाती होगी। भगवती चरण वोहरा बाद में जब बम बनाते हैं, उस बम को चेक करने के लिए जंगल के अंदर गए थे, उनके हाथ में फट गया था। तो भगवती चरण वोहरा की डेथ इसी प्रकार से हुई थी। भगवती चरण वोहरा की वाइफ थे दुर्गा भाभी। यदि आपने अजय देवगन वाली जो लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी हो, तो उसमें जब भगत सिंह और सैंडर्स को मारने के बाद में लाहौर से फरार होते हैं, तब भगत सिंह के साथ में एक महिला होती है, वो महिला दुर्गा भाभी है। और वो जो महिला थी वो किसकी पत्नी है? भगवती चरण वोहरा की पत्नी है बात। तो भगवती चरण वोहरा ने कौन सा वो लेख लिखा था? फिलोसॉफी ऑफ बम। किसका रिप्लाई करते हुए? गांधी जी। गांधी जी कौन सा लिख रहे थे? सचिंदर सान्याल का कौन सा है? बंदी जी। कौन से संगठन के लोग है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब बनाया गया? कहां पे बनाया गया? फिर कहा ये भूखे भजन ना हो गोपाला, बिना पैसे के पार नहीं पड़े। सबसे पहले रुपए चाहिए भाई साहब, यूं क्रांतियां नहीं होगी। बम बनाओगे कैसे? क्या करोगे? और किसी ने आगे सूचना दी कि लखनऊ के पास से एक ट्रेन गुजरती है, एक काकोरी नाम का स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है? और इस स्टेशन पर यदि लूट लिया जाए तो उसमें सरकारी खजाना है। लड़कों ने कहा ठीक है साहब लूट लेते हैं। इसलिए काकोरी में ट्रेन लूट ली गई। कहां पे ट्रेन लूट ली गई? इतने सालों तक हम इसका नाम पढ़ते थे काकोरी ट्रेन, है ना, काकोरी कांड। क्या पढ़ते थे? काकोरी। अब सरकार ने कहा कि एक्शन ना था, एक्शन था हमारा। क्या था ये? एक्स। तो काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या नाम था? 9 अगस्त 1925। कब की बात है? 9 अगस्त 1925। कहां पे ट्रेन लूटी गई? हालांकि हाथ तो कुछ ही नहीं है, ये तो अपने वालों के था ही। जहां जहां कहीं ऐसे छापे मारे थे वहां पर हाथ तो कुछ भी, पर प्रयास तो कर ही लिया करते थे। कहां पे ट्रेन लूटी गई? इस काकोरी वाले मुकदमे में 4 लोगों को फांसी लगाई गई थी। कितने लोगों को फांसी लगाई गई? राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम था? राम प्रसाद। अक्सर आपने गीत सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना भी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। वो बंदे कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। एक बंदे थे अशफाक उल्लाह खान। क्या नाम था? 2 बंदे थे रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। कौन कौन बंदे हैं? चारों के नाम बोलो थे। कौन कौन आदमी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। कौन से मुकदमे में शामिल थे? काकोरी ट्रेन एक्शन। कौन सा मुकदमा था? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी में ट्रेन को कब लूट लिया गया था? 9 अगस्त 1925। कौन से संगठन के लोग लूट लेते हैं इसको? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 4 क्रांतिकारी फांसी पर लटकाए गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ट्रिपल आर और अशफाक उल्लाह खान। ट्रिपल आर और अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह। याद रहेंगे? तो ट्रिपल आर कौन कौन है आपके? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान। कौन से मुकदमे में? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन कब लिया गया था? 9 अगस्त 1925। सारे के सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये 4 फांसी लगाए गए थे, सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। केवल एक बंदा बाहर था, चंद्रशेखर आजाद। कौन बंदा बाहर था? वो बंदा 4 साल बाद कुछ नए साथियों को लेकर एक नया संगठन बनाता है, एचएसआरए। क्या बनाता है? पहले वाले का नाम था एचआरए, इस बार एक नया शब्द जोड़ दिया गया था, एस जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? और इसका नाम बदल कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। 1928 में दिल्ली में एक जगह पड़ती है फिरोज शाह कोटला। कौन सी जगह?
ये इसमें जो सोशलिस्ट नाम जोड़ा जा रहा था, इसके पीछे लड़के का दिमाग काम कर रहा था। उस लड़के का नाम था भगत सिंह। क्या नाम था? भगत सिंह का ऐसा मानना था कि हमारे संगठन का नाम एचआरए ठीक है, लेकिन क्या हम देश को केवल राजनीतिक आजादी दिलाना चाहते हैं? क्या हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिले? क्या हम चाहते हैं कि भूरे लोग देश से चले जाएं या गोरे लोग देश से चले जाएं और काले लोगों का राज आ जाए? क्या इससे फर्क पड़ेगा कि गोरे लोगों का देश में राज है? क्या इससे फर्क पड़ जाएगा कि गोरे जाएंगे और कुछ गोरे और कुछ काले मिलकर शासन चलाएंगे? क्या इससे फर्क पड़ेगा कि सारे गोरे चले जाएंगे और केवल काले लोग मिलकर शासन चलाएंगे? नहीं। अब ये असर तब पड़ेगा, ये प्रभाव तब दिखेगा जब मनुष्य से मनुष्य का जो शोषण है वो समाप्त हो जाएगा। हमें समाजवाद लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? इसलिए संगठन के नाम में झलकना चाहिए कि हमारा उद्देश्य केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, हम सामाजिक और आर्थिक आजादी भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम? संपूर्ण क्रांति चाहिए हमें। कौन सी क्रांति चाहिए? टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, जिसमें राजनीतिक आजादी हो, जिसमें सोशल आजादी हो, जिसमें इकोनॉमिक आजादी हो। मनुष्य से मनुष्य के साथ का भेदभाव समाप्त हो, अमीरी गरीबी के बीच की खाई को समाप्त किया जाए, आपस में सामाजिक भेदभाव समाप्त किया जाए, हमारा खुद का राज हो। उस दिन वाकई हम देश को आजादी दिला पाएंगे। इसलिए संगठन के नाम में सोशलिस्ट जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? इसलिए संगठन का नाम क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। हम तब तक हिंसा नहीं करेंगे जब तक अंग्रेजों के द्वारा हिंसा नहीं की जाएगी। हम तब तक खामोश रहेंगे जब तक अंग्रेज कुछ नहीं करते। लेकिन हम हमारे देश के युवाओं को जागरूक करेंगे, हमारे देश के युवाओं को जाकर बताएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। जब तक युवा खड़े नहीं होंगे तब तक देश को आजादी नहीं दिलाई जाएगी। और हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। हिंसा का प्रयोग अंतिम विकल्प, हम इस बात को जानते हैं। लेकिन देश को जागरूक करना पड़ेगा, किसानों मजदूरों तक जाना पड़ेगा। जब तक देश का एक एक आदमी क्रांति में शामिल नहीं होगा तब तक क्रांति सफल नहीं होगी। कुछ पढ़े लिखे लोग जेब के अंदर गुलाब लटका के यदि किसी सम्मेलन के अंदर बैठ के बातें कर लेते हैं, उसे देश को आजादी नहीं मिलती है। तो क्या किया जाए? तो साहब युवाओं को जगाया जाए। ये युवाओं को जगाने की बातें कर रहे थे, ये सब कर ही रहे थे कि अब हम हिंसा का प्रयोग इस प्रकार से नहीं करेंगे। इतने में देश के अंदर एक दुर्भाग्यशाली घटना घटित होती है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों का शिकार होकर मार दिया जाता है। ये क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को पसंद ही नहीं किया करते थे। लाला लाजपत राय थोड़े हिंदुत्ववादी टाइप के नेता बन गए थे। इवन लाला लाजपत राय ने जब एक बार थोड़े हिंदुत्ववादी बयान ज्यादा दिए थे तो भगत सिंह बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। भगत सिंह ने रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता थी द लॉस्ट लीडर, हमारा खो चुका नेता, द लॉस्ट लीडर नाम की कविता थी। उस कविता की पंक्तियां एक पेज पर लिखी और उस पेज को लाहौर की सड़कों पर चिपकाया गया था कि लाला लाजपत राय जैसे नेता को हम नेता नहीं मानते हमारा। और लाला लाजपत राय से कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार के बयान नहीं दे सकते। इस बयान की हम इनकी खिलाफत करते हैं, हम इनकी आलोचना करते हैं इसकी। लेकिन उन्हीं लाला लाजपत राय को जब सरेआम सड़क पर लंबा कर दिया गया लाहौर में, उन क्रांतिकारियों का जीव सबसे पहले पिघला। उनको लगा कि नहीं, टेढ़ा है पर हमारा नेता था। ऐसे आप हमारे नेता को इस प्रकार कैसे कर सकते हो? पर पता लगाओ कौन था वो आदमी जिसने हमारे लाला जी की इस प्रकार लाठियों से कूट कूट के हत्या कर दी। पता चला उस आदमी का नाम था स्कॉट। क्या नाम था? स्कॉट नाम का एक आदमी, और स्कॉट ने मार दिया। लाहौर के अंदर पूरा एक घर किराए पे लिया गया। क्रांतिकारियों ने स्कीम बनाई कि साहब पता लगाया जाए स्कॉट कब बाहर आता है, कब निकलता है यहां से। पता चला साहब स्कॉट इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, मोटरसाइकिल पे बैठ के आता है, हेट लगा के आता है, सब कुछ पता लगाया गया। दो क्रांतिकारियों को डेली रेकी करने के लिए वहां पर खड़ा किया जाता था कि तुम जाओगे और डेली इस बात का पता लगाओगे। फिर एंड टाइम पर कहा कि आज इसको मारने के लिए जाएंगे। 3 लोग मारने के लिए जाएंगे, राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। कौन कौन जाएंगे? राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर। यदि हम पकड़ लिए जाते हैं तो संगठन को पीछे से चलाएगा सुखदेव। संगठन को कौन चलाएंगे? और यदि हम हमारे कार्य में सफल होते हैं तो वेल एंड गुड, हम वापस आ ही जाएंगे अपने आप को। कैसे मारोगे? तो कहा जब वहां पर अपने दो जो बंदे खड़े हुए, शिव वर्मा खड़ा था, तो शिव वर्मा और जयदेव कपूर जो है वो अपने को बताएंगे। जैसे वो बंदा वहां से निकलेगा वो कहेंगे कि यही है, क्योंकि इन्होंने उसका देखा हुआ। और जब उसकी बीचों बीच रोड पे उसकी गाड़ी आएगी तो राजगुरु आगे जाके पहली गोली मार देगा। राजगुरु गोली मारेगा तो नीचे गिर जाएगा। बाद भगत सिंह के पास पूरी मैगजीन है, सारी की सारी गोलियां मारनी है, बचना नहीं चाहिए किसी भी हालत के अंदर। चंद्रशेखर आजाद ने कहा मैं ध्यान रखूंगा कोई दूसरा फायरिंग ना करे। ठीक। उस दिन किस्मत काम कर रही थी स्कॉट की, शायद बैरूंजी धोखे हुए थे उसके, स्कॉट आया ही नहीं। उस दिन स्कॉट वाली बाइक लेके आया था सैंडर्स। कौन आया था? सैंडर्स निकला, उधर वो दोनों खड़े थे, उन्होंने कहा वही है। राजगुरु गया बीच में। राजगुरु मराठी आदमी था, उसका दिमाग सटका हुआ ही रहता था। राजगुरु गए और राजगुरु ने जाते ही सबसे पहले गोली मारी, वो बेचारे नीचे गिरा। सैंडर्स नीचे गिरा, सैंडर्स के नीचे गिरते भगत सिंह ने पूरी मैगजीन ही उतार दी उसके अंदर।
वहां पर अपने एक बॉडीगार्ड खड़े थे, चंदन सिंह नाम करके अपने एक बॉडीगार्ड खड़े थे। उन्होंने जब देखा कि यार साहब को मार रहे हैं, जिसकी खाओ हाजरी उसकी बजाओ हाजरी, ये भावना तो थी बंदे में, यार मैं नौकरी अंग्रेजों में करता हूँ, हमारे साहब को ऐसे कैसे मार सकते हैं। वो भागा, साहब को मार दिया, साहब को मार दिया, वो फायरिंग करने के लिए भागा। चंद्रशेखर आजाद ने उसको 2 बार वार्निंग दी कि तुम रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, तुम इंडियन हो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूं। उसने कहा कि नहीं, भले ही गोली मार दो पर साहब को तुम ऐसे नहीं मार सकते। चंद्रशेखर आजाद चंदन सिंह को गोली मार देते हैं। वहां से तीनों भागते हैं। बाहर एक लड़का और खड़ा था इनका, महावीर सिंह राठौड़। वो जीप लेके खड़ा हुआ था। वो जीप का ड्राइवर था बहुत अच्छा, पहलवान टाइप का बंदा था। महावीर सिंह वाली जीप के अंदर बैठे, वहां से जीप के अंदर बैठ के आ गए। लेकिन शाम तक पूरे लाहौर में खबरें थी कि जिस लड़के ने मर्डर किया उस लड़के की जूड़ा है, जिस लड़के ने मर्डर किया उस लड़के के सिर पे बाल। अब बाहर नहीं निकल पाएंगे हम, ये तो पहचाना जाएगा साफ साफ। इसलिए एक नाई को रूम पे लेके, गुज्जू नाई कौन था, तो गुज्जू नाई को कहा कि बाल साफ कर। तो बाल वगैरह साफ करवाए गए। भगत सिंह थोड़े यूं गोरे से थे, बाल साफ करवाए, हेट लगाना शुरू किया। वो जो हेट वाली फोटो देखते हो आप, वो हेट लगाना शुरू किया। और वहां से भगत सिंह बनते हैं अंग्रेज, राजगुरु को बनाते हैं उनका नौकर, दुर्गा भाभी को बनाते हैं उनकी वाइफ, और वहां से तीनों निकल जाते हैं। एक क्रांतिकारी नहीं पकड़ा गया था, सारे के सारे निकल गए थे। भगत सिंह वहां से फरार होकर आते हैं अपने यूपी में जगह पड़ती है शाहजहांपुर। महावीर सिंह यहाँ का था, शाहजहांपुर का था। महावीर सिंह के घर पर यहाँ फरारी काटते हैं कई दिनों तक। फिर पता चला यहाँ पे अंग्रेजों को पता चल गया, तो यहाँ से फिर आगरा की तरफ चले गए थे। कोई सिंगल बंदा ही नहीं पकड़ा गया इनमें से। जब नहीं पकड़ा गया तो अंग्रेजों ने एफआईआर लगा दी केस पे। एफआईआर का मतलब होता है केस क्लोज कर देना। तो केस को क्या कर दिया गया, क्लोज। केस क्लोज कर दिया तो इन लोगों को लगा कि यार ठीक हुआ थोड़ा मामला, तो ये लोग बाहर निकले। बाहर निकल के आगरा में इन्होंने वापस अपनी मीटिंग वीटिंग करनी शुरू की यहाँ पे। इतने में पता चला कि सरकार 2 बिल पेश करने वाली है। एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन सा बिल था, पब्लिक की सेफ्टी के नाम पर किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक बिल था उसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। कौन सा बिल था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल यह कहता है कि मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते। ट्रेड डिस्प्यूट बिल कहता है कि मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते। यदि कोई मजदूरों के और जो मिल का मालिक है उनके बीच का झगड़ा हो गया तो मिल के मालिक की बातें सही मानी जाएगी, मजदूर उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का हड़ताल नहीं। इसका मतलब तो आ कि जो मिल मालिक है वो मजदूरों का शोषण करेगा। वो जब जितने टाइम चाहेगा उनसे काम करवाएगा, जितना चाहेगा तनख्वाह देगा, बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, छुट्टी नहीं देगा उनको। पर पब्लिक सेफ्टी बिल कहता है कि मुझे लगा कि यार ये आदमी थोड़ा ठीक नहीं है, पकड़ लो। और सब क्यों पकड़ के ले गया कि हमें लगता है सुरक्षा को खतरा है। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट है ना, शक के आधार पर किसी भी आदमी को गिरफ्तार। पढ़ते हो आप आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 चल रहा है आपके, वो यही थे पब्लिक सेफ्टी बिल, यही हुआ करते थे। तो किसी भी आदमी को पकड़ के लाया जा सकता है। और क्रांतिकारी उनका ये तो बहुत गलत बात है और हम इनका विरोध करेंगे। कौन कौन से 2 बिल का विरोध करेंगे हम, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो विरोध करोगे कैसे, गांधी जी के पास विरोध करने का तरीका है। गांधी जी कहते हैं आ जाओ भाई आंदोलन करते हैं, देश उमड़ आ जाता है, उमड़ के आंदोलन कर देते हैं लोग। इनके पास बड़े बड़े अखबार है, अखबारों के अंदर लेख लिखते हैं। हम करेंगे कैसे, हमारे साथ आएगा कौन, क्यों नहीं आएगा। हम कहेंगे हमारे साथ भी लोग आएंगे। जब लोग तुम्हें समझते हैं गुंडे है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। और लोगों को लगता है तुम किसी भी शहर में फायरिंग करके भाग जाते हो, पुलिस जाती है साधारण बच्चों को उठा उठा के ले जाती है, तुम्हारे चक्कर के अंदर वो लोग और बदनाम हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है। पर हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं, हम तो चाहते हैं देश को आजादी मिलेगी। ये बात तुम चाहते हो, तुम जानते हो, देश की जनता इस बात को जानती नहीं है। तो पहले तो देश की जनता ये जाने कि तुम चाहते क्या हो। ये कैसे पता चले, देश की जनता जाने की पता चले कि जब हम गिरफ्तार हो, हम गिरफ्तार हो गए, पुलिस के सामने बयान दे और पुलिस को बताएं कि हम क्या चाहते हैं। पुलिस के सामने जो बयान देंगे वो अखबार में पक्के छपेंगे, अखबार के अंदर छपेंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो ये काम ठीक है, तो क्या किया जाए। तो भगत सिंह ने कहा तो फिर हम संसद में बम फेंकेंगे। संसद में क्या फेंकेंगे, अरे क्या यार 4 दिन पहले तो बात की थी कि हिंसा नहीं करेंगे, ये सैंडर्स को मारिए, ये बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा अपने पे। और ये बम बम फेंकने वाले नहीं, बम फेंकेंगे कितने मर जाएंगे रे संसद के अंदर, का एक भी नहीं मरेगा। बम केवल धमाका करेगा, बम केवल क्या करेगा, धमाका करेगा, उससे मरेगा नहीं कोई। और बम भी हम ऐसी जगह फेंकेंगे जहां पर कोई नहीं बैठा होगा। क्यों बम फेंके जाएं, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में कहा गया था कि बहरों को सुनाने के लिए जोर से धमाके करने पड़ते हैं। बहरों को सुनाने के लिए कौन जाएगा बम फेंकने के लिए, भगत सिंह ने कहा मैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा नहीं, तेरे को अलावा कोई जा सकता, तू नहीं जाएगा, तू हमारा सबसे पढ़ा लिखा लड़का है, तू चला गया अंदर तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा। भगत सिंह का तभी तो मैं जा रहा हूं कि मैं सबसे अधिक पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैं सबसे अधिक जानता हूं कि वहां पर बोलना क्या है। मैं बता पाऊंगा एग्जैक्टली कि हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है, मैं बता पाऊंगा एग्जैक्टली कि हम चाहते क्या है, मैं बता पाऊंगा कि हम गुंडे नहीं है, हमारे उद्देश्य क्या है, इस बात को बताने में मैं ही सक्षम हो पाऊंगा। मेरे साथ और कौन जाएगा वो तय किया जाए। सबने कहा हम चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं।
सुखदेव ने कहा मैं चल लेता हूँ। नहीं, सुखदेव संगठन बहुत अच्छा संभाल सकता है, इसलिए सुखदेव तुम संगठन संभालो। राजगुरु ने कहा कि मैं चल लेता हूँ। इंग्लिश आती है? राजगुरु ने कहा आती केवल मराठी है, इसके अलावा कुछ ही नहीं आता है। तो वहां जज के सामने भाषण इंग्लिश में देने पड़ेंगे, इसलिए जिसको इंग्लिश अच्छी आती है वो साथ चले। बंगाली था एक बटुकेश्वर दत्त। बंगाली कौन था? बंगालियों की इंग्लिश बहुत अच्छी हुआ करती थी। बीके साथ जाएगा। साथ में कौन जाएगा? बीके। तो भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त को भेजा गया। कौन कौन दो बंदे भेजे गए? भगत सिंह और तब संसद का एक पार्ट हुआ करता था केंद्रीय विधानमंडल, एक हुआ करता था राज्य परिषद। लोकसभा को बोलते थे केंद्रीय विधानमंडल और उसको क्या बोला करते थे? राज्य। केंद्रीय विधानमंडल के अंदर जाके वो बम फेंकते हैं। जब दो बिलों पर चर्चा चल रही थी, कौन कौन से बिलों पर चर्चा चल रही? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। कौन कौन जाके बम फेंक देते हैं? वो 8 अप्रैल 1929 था। कौन सा दिन था वो? 8 अप्रैल 1900। कौन कौन जाके बम फेंक रहा है? भगत सिंह और बटुकेश्वर। बम फेंका, बम फेंकने के बाद भगदड़ मची। वहां पे भगदड़ मची, ये वहीं खड़े रहे। इन्होंने वहां जोर जोर से नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, संपूर्ण क्रांति जिंदाबाद। गिरफ्तारियां दी बाकायदा। पुलिस का हाँ लो आओ गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। वहां पर्चे फेंके, जिन पर्चों पे लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए जोर से धमाके करने पड़ते हैं। पुलिस पकड़ के लेके गई, जज के सामने पेश किया, और जज के सामने पेश किया। जज ने पूछा कि तुम वकील रखना चाहते हो? कि नहीं, हम खुद बोलेंगे, जो हमें कहना होगा हम खुद कह देंगे। तो तुमने क्यों बम फेंका? भगत सिंह का लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। शायद देश के इतिहास में वैसा स्टेटमेंट किसी ने जारी नहीं किया होगा। क्या शानदार बोला था उस दिन वो 23 साल का लड़का वहां पर। 23 साल भी उम्र नहीं रही होगी तब, तो वो 19-21 साल के आसपास रहा होगा। तो उसने बताया कि हमारे संगठन के उद्देश्य क्या है। अगले दिन देश के अखबारों में एक ही चर्चा थी, भगत सिंह भगत सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने उफान पर था। गांधी जी भारत के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बातें चल रही है, शुरू नहीं हुआ, उसको शुरू करने की बातें चल रही है। गांधी जी सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। पर उन दिनों में यदि चर्चाओं का केंद्र पूरी तरीके से कोई बना हुआ था तो कौन बना हुआ था? भगत सिंह बने हुए थे पूरी तरीके से। अब उनकी बातें युवाओं तक डायरेक्टली पहुंच पा रही थी। पहले आपके पास यही तो था कि युवा आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि युवाओं के पास भेजोगे कैसे? लो आप भेज देंगे हम। तो दो लड़के कौन थे जो वहां पे गिरफ्तार हो जाते हैं? भगत। अंग्रेज तंग हो गए। अंग्रेजों को लगा इनकी बातें यदि लोगों तक पहुंची, युवा यदि इनकी तरफ आकर्षित हो गए, यदि हिंसक क्रांति की बात करने शुरू कर दी, अपने साथ दिक्कत हो जाएगी। तो क्या किया जाए? इनको सजा सुनाओ। तो साहब खाली बम फेंकने के लिए फांसी भी नहीं लगा सकते हैं। बम फेंका है इन्होंने, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई भी आदमी मरा तो फांसी तो कैसे लगाएं? ज्यादा से ज्यादा 5-7 साल की जेल होगी, बाहर आ जाएंगे। और भगत सिंह यही कह के गए थे। भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि तेरा सैंडर्स वाले केस में नाम है, तेरे को फांसी लगा देंगे। तो उसने कहा सैंडर्स वाला केस तो बंद हो गया, इसके अंदर 5-7 साल की सजा होगी। 21 साल का हूं, 28 में बाहर आ जाऊंगा, तब तक तुम संभाल लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तक मैं मेरा काम तो एकदम सेटल डाउन करके आऊंगा वहां पे। तो ठीक है। अब अंग्रेजों ने कहा कि इस लड़के का नाम उस केस में है, सैंडर्स वाले केस में है। लाहौर में मारा था सैंडर्स को, इसलिए इस मुकदमे का नाम है दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। मुकदमे का नाम क्या है? पहला लाहौर षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन वालों का। किसका है? गदर आंदोलन। दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह वाला। वो केस रीओपन किया गया। उस केस को रीओपन करके भगत सिंह को उसका मुख्य अभियुक्त बनाया गया और कहा बाकियों को पकड़ा जाए। फिर आपके भगत सिंह, राजगुरु सारे पकड़ लिए गए। फिर एक बंदा नहीं पकड़ा गया, चंद्रशेखर आजाद। कौन नहीं पकड़ा गया? एक पंडित जी बाहर थे, बाकी सारे के सारे इसके अंदर पकड़ लिए गए थे। अब वो मुकदमा 11 लोगों पर सजा सुनाएगी। कितने लोगों को सजा सुनाएगी? 8 लोगों को काला पानी, 3 लोगों को फांसी। तो 3 लोग थे आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। कौन कौन थे? भगत। 8 लोग कौन थे हम नहीं जानते। विडंबना देखिए आप देश की, कि जयदेव कपूर, ग्यारसी लाल वर्मा, उनको कोई शिव वर्मा आपके महावीर सिंह, इन लोगों के हम नाम तक नहीं जानते हैं। यशपाल, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। इतिहास में नाम केवल उनके हैं जो जीत में रहे थे। आजादी के बाद जो जीत में रहे उनके नाम आते हैं। 8 आदमी काला पानी काटने गए थे, देश का सबसे बड़ा मुकदमा है। देश के लोगों को उस मुकदमे के लोगों के नाम तक नहीं पता है। और दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा था। कौन सा मुकदमा था? किस किस को फांसी लगाई गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अच्छा, वहां पर जब इनको जेल में बंद कर दिया गया तो इन्होंने कहा कि भाई अब इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। बाकी जो भी जेल में बंद होते, भाई गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बंद हुआ करते थे, इनको बाकायदा जेल में अखबार मिलता, जेल के अंदर डायरी मिलती, जेल में इनको पेन मिला करता था कि भाई आप लिख सकते हो, आप अखबार पढ़ सकते हो। इनको इस प्रकार की चीजें नहीं मिलती। तो इन्होंने कहा हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, राजनीतिक कैदी हम। क्या है? राजनीतिक। ना नहीं, तुम मर्डर करके आए। तो मर्डर तो प्रूव होगा तब,
जब पता चलेगा हमने मर्डर किया, जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक आप हमें ये क्यों मानते हो कि हमने मर्डर किया? तब तक हमें राजनीतिक कैदियों की तरह अखबार दिया जाए, हमें भी डायरियां दी जाए, हमें किताबें दी जाए पढ़ने के लिए, हमें पेन दिए जाए। और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे। और भूख हड़ताल पर एक लड़का बैठ जाता, जतिन दास। कौन था? सारे बैठे थे, जतिन दास लंबा पतला केमिस्ट्री का लेक्चरर बंगाली युवा था। उसने कहा कि भूख हड़ताल शुरू करेंगे पर बीच में नहीं उठेंगे, देख लेना, फिर बीच में मत उठ जाना कोई। बाकियों ने भूख हड़ताल तोड़ दी थी। जतिन दास ने कहा कि नहीं, भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास शहीद हो जाते हैं। कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद? बागा जतीन अलग है, जो बालासोर में पुलिस मुठभेड़ के अंदर मारे गए थे। ये बंदे अलग है, जिनका नाम क्या है? जतिन दास। कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद? 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद में क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। कहते हैं जब जतिन दास की लाश को कलकत्ता ले जाया गया था, कलकत्ता ट्रेन सुबह सुबह पहुंच गई थी। कलकत्ता में लाश को उतारने के बाद, सुबह लाश को उतारने के बाद इनके अंतिम संस्कार तक लेके गए थे, तब तक शाम हो गई थी। जगह जगह लोगों ने भयंकर स्वागत किया था लाश का। तो अंग्रेजों को लगा कि इस लाश का जब इतना स्वागत है और यदि लोग इनकी तरफ ज्यादा मुड़ने लग गए, अपने साथ और दिक्कत होगी, तो फटाफट इस मुकदमे का निपटारा किया जाए, इन बाकी लड़कों का जो भी करना वो किया जाए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी लगा दिए गए। किस किस को फांसी लगा दी गई थी? 24 को लगानी थी फांसी। 24 का दिन तय किया गया था, भाई 24 को फांसी लगाएंगे। पंजाब के गांवों में जब आसपास में पता चला कि जब भगत सिंह को फांसी लगाने की बातें चल रही है, लोग गांव में इकट्ठे होने लग गए थे कि जेल तोड़ दो। शायद कल तक का वेट किया गया, लोग, जनता आ जाएगी, कानून व्यवस्था अपने यहां पर नहीं कर पाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो क्या किया जाए? तो आज शाम को फांसी लगा दी जाए। तो कहते हैं कि भगत सिंह के वकील जब सुबह भगत सिंह से मिलने के लिए गए थे, तो वकील ने उनसे पूछा था कि अंतिम इच्छा हो तो बता दो, तुम्हें कल फांसी लगाएंगे। तो उसने कहा मैं लेनिन की बुक पढ़ना चाहता हूँ। रशियन क्रांतिकारी हुए थे एक लेनिन, तो लेनिन की बुक ला दो, मैं लेनिन की बुक पढ़ना चाहता हूँ। तो लेनिन की बुक ला के दे दी। वो पूरे दिन वो लेनिन वाली बुक पढ़ रहे थे। शाम को जेलर गया और उसने जाके कहा कि फांसी लगाएंगे, बाहर आ जाओ। पहले जेलर सुखदेव और राजगुरु के पास गया था और उसने कहा कि भाई लो बाहर आ जाओ, फांसी लगाओ। उन्होंने कहा क्यों? सुबह लगाओगे? सुने दो ढंग से, सुबह का सुबह देखेंगे, रात को किस बात की फांसी लगाई जाए? कहा नहीं नहीं अभी है। तो उन्होंने अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने कहा नहीं आ रहे, सुबह है तो सुबह है साहब, रात रात तो जिंदा रहेंगे, सीधी सी बात। भगत सिंह के पास जेलर गया, भगत सिंह जाकर अभी फांसी लगाएंगे। तो भगत सिंह का एक चैप्टर बाकी है, तू कहे तो पढ़ ले वरना आ जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं अब तो टाइम हो गया। तो उसने वो किताब बंद की, किताब बंद करी, बाहर आया तो जेलर ने कहा दो बार नहीं निकल रहे। तो तू बात कर देगा। भगत सिंह चार कह रहा सुबह मरना रात को मरना एक ही तो बात है, देश के मरने के लिए मौके कब कब आते हैं अपने पास में। तो तू तैयार है कि हाँ, तो फिर बाहर आ गए। तब तक बाकी क्रांतिकारियों को इस बात का नहीं पता था कि इनको रात को फांसी लगा देंगे। बाकी क्रांतिकारी अपने अपने बैरक के अंदर बैठे हुए थे आराम से। ये तीनों जब निकलते तब ये गीत गाते हैं, मैं रंग दे बसंती चोला। ये उस दिन गा रहे थे, सरफ रोसे की तमन्ना भी हमारे दिल में। तब बाकी क्रांतिकारियों को पता चला गया तो अभी फांसी लगाएंगे। तो बाकी क्रांतिकारी, मैं यशपाल की बुक पढ़ रहा था एक दिन, उसमें यशपाल ने लिखते हैं कि भयंकर चिल्लाए थे बाकी वाले कि भाई हमें निकालो यहाँ से, हम देखना चाहते हैं, वहां खड़े कर दो ले जाके। लेकिन फिर भी बाहर किसी को निकाला ही नहीं गया। इन तीनों को वहां लेके वहां ले जाए, पूछा भाई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। तो एक बार हथकड़ी खोल दो तो हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। हथकड़ियां खोली, वो गले मिले, उसके बाद फांसी लगा दी गई थी। 23 मार्च को फांसी लगा दी जाती। कब फांसी लगा दी गई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। इस घटना से लगभग एक महीने पहले इलाहाबाद के अंदर एक पार्क हुआ करता था, अल्फ्रेड पार्क। कौन सा पार्क हुआ करता? पंडित जी को पता चला कि कोई क्रांतिकारी थे, उनकी माँ बहुत बीमार थी और उनकी माँ के पास में पैसे नहीं थे, इसलिए उस क्रांतिकारी के घर पे पैसे पहुंचाने के लिए आए हुए थे, किसी बंदे को पैसे देने के लिए आए हुए थे। और किसी ने, मुखबिर ने सूचना दे दी कि वहां पर चंद्रशेखर आजाद है। पुलिस ने सामने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में सामने फायरिंग करता है। उस बंदे के पास एक ही गोली बची थी। उस बंदे को ये लगता था कि मैं पकड़ा नहीं गया तो अभी पकड़ा तो नहीं जाऊंगा इनसे। एचआरए वाले मामले में भी मैं इनके हाथ नहीं आया था, इस मामले में भी मैं इनके हाथ नहीं है। मैं आजाद था, आजाद हूं। वो खुद ही खुद की गोली मार लेते हैं, ऐसा ही सुनते हम। तो पुलिस एनकाउंटर के अंदर कौन सी जगह पर? इलाहाबाद। कौन से पार्क में? इन वाली घटना से लगभग एक महीने पहले, 27 फरवरी 1931। कब की बात है? 27 फरवरी 1900। भगत सिंह ने दो संगठन बनाए थे। एक संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। क्या नाम था? और एक संगठन का नाम था लाहौर छात्र संघ। क्या नाम था? यदि आप अजय देवगन वाली लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखेंगे तो उसके अंदर एक सीन है जिसमें भगत, जो गांधी जी है, वो ट्रेन से बाहर निकल रहे हैं। इधर स्टेशन का नाम लिखा हुआ है कराची। क्या लिखा हुआ है? इधर कुछ लड़के खड़े हैं और लड़के जोर जोर से कह रहे हैं महात्मा गांधी मुर्दाबाद, महात्मा गांधी गो बैक, महात्मा गांधी गो बैक, भगत सिंह जिंदाबाद। वो लड़के नौजवान भारत सभा के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? वो 29 मार्च 1931 है जब गांधी जी कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए कराची पहुंचे हैं।
नौजवान भारत सभा के सदस्य इस बात से गांधी जी से नाराज हैं कि भगत सिंह को क्या लगा दी गई, फांसी। तो भगत सिंह के संगठन का नाम क्या था, नौजवान भारत सभा। एक और संगठन कौन सा था, भगत सिंह ने एक बुक लिखी थी, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। कौन सी बुक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों, वाई आई एम एन एथिस्ट। बहुत पतली सी बुक है, आप कभी लाके पढ़ना। भारत देश का दुर्भाग्य है कि हम केवल भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, हमसे भगत सिंह की 70 पन्नों की किताब नहीं पढ़ी जाती। क्या नाम है बुक का उनके, बताओ देखे, वाई आई एम एन एथिस्ट। क्या नाम है, वाई आई एम एन एथिस्ट। इसलिए 15 अगस्त वाले दिन स्टेटस चेंज करने से या भगत सिंह की डीपी लगाने से नहीं, कम से कम उस बंदे के विचार तो जाने जाए। और अपने विचार उसने कौन सी बुक के अंदर लिखे थे, वाई आई एम एन एथिस्ट। नास्तिक बन गए थे, क्या बन गए थे ना। अरे मैं नाम बोल रहा हूँ, सुरेंद्र सिंह नाम करके एक सरदार जी और जेल के अंदर हुआ करते, सो सीनियर थे। शाम को सारे जो कैदी हुआ करते थे प्रार्थना में भाग लिया करते। सुरेंद्र सिंह जी सरदार थे, उन्होंने एक दिन पूछा कि यार वो हमारे सिखों वाला एक लड़का वो क्यों नहीं आता। तो साहब वो इन बिलीव नहीं करता, इनमें धर्म वर्म में बिलीव नहीं करता। उन्होंने मैं समझाऊंगा, ये यंग लड़का है इसलिए ऐसी बातें करने लग गया। और उन्होंने जाके कहा कि तुम आया करो यार, क्यों नहीं आते। उसने पोलाइटली कहा कि यार मैं भगवान में विश्वास नहीं करता थोड़ा। क्यों, तो उसने कहा मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान है ही नहीं, और यदि भगवान है तो बहुत बुरा आदमी है। क्यों, तो नीचे लोगों में शोषण हो रहा है और भगवान ऐसे शोषण को कैसे देख सकता है, इसलिए मेरा इनमें कोई बिलीव ही नहीं। तो सुरेंद्र सिंह जी डायलॉग देते हैं भगत सिंह को, शायद नाम सुरेंद्र सिंह ही था, वो उनको वापस डायलॉग देते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया पॉपुलैरिटी के चक्कर में। आजकल अखबारों अखबारों में 4 बार नाम ज्यादा क्या आ गया, तुझे लगता है मैं भगवान से ऊपर हूं, और इस चक्कर में तू ऐसी ऐसी बातें करता है, थोड़े दिनों में पता चल जाएगा तेरे को। वो जब वापस चले जाते हैं तब भगत सिंह बैठ के सोचते हैं क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या पॉपुलैरिटी के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हुआ है, क्या इस लोकप्रियता के चक्कर में भगवान को भूल गया। और तब वो पीछे की घटनाएं याद करता है कि नहीं, मैं बहुत शुरुआती दिनों से लगभग लगभग ऐसा हो गया था। तो वो बताता है इस बुक के अंदर कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो बुक का नाम क्या है, वाई आई एम एन एथिस्ट। हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, मैं नास्तिक क्यों। संगठन दो कौन कौन से थे, तो फांसी लगाते हैं तो वो जो बंदा था वहां पे एक जेल के अंदर, तो वो कहता है लास्ट के अंदर, भगत सिंह कहता है कि हुण रब दा नाम ले ले भगतिया, जब लास्ट टाइम में तो भगवान का नाम ले ले। भगत सिंह वापस कहता है ना तेरे रब ते पहले विश्वास थी ना आज, कि ना तो तुम्हारे भगवान पे मैं पहले विश्वास किया करता था ना आज, कम से कम फांसी के डर से तो तुम्हारे भगवान को याद क्यों ही करूं, ये लगनी थी, मुझे पता ही था। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को कहा था कि जब तेरे को जेल से कोर्ट लेके जाते हैं तो रास्ते में आक्रमण करके छुड़ा लेंगे हम। भगत सिंह पंडित जी कर मत लेना ऐसा। यही तो बात हम कहना चाहते हैं, हम यही तो प्रूव करना चाहते हैं कि हम गुंडे नहीं है। हमारे उद्देश्य क्या है, अरे यदि इस प्रकार की कार्रवाई से मुझे छुड़ाएगा तो देश के लोग वापस समझेंगे कि अपने गुंडे ही है। वरना अब यदि हम फांसी लगेंगे तो लोगों में विश्वास जमेगा कि ये लड़के देश के लिए बलिदान दे सकते हैं, ये देश के लिए मर सकते हैं। ये भावना जो पैदा की इस क्रांति को बुझने मत दो। हम 3 मरेंगे, तुम बाकी लोग तो सारे बाहर बैठे हो, बाकी लोग तो कम से कम इस ज्वाला को आगे ले जा पाओगे। भगत सिंह के घर वालों ने कहा कि हम तेरी जमानत करवा लेते हैं। उनका अरे नाम खराब कर दोगे, अर्जी मत लगा देना तुम, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। यहाँ पर एक 23 साल का नौजवान क्या सोचता होगा यार। हम सोचते हैं प्री पास होगा कि नहीं। लड़ाइयां लंबी है क्या, प्री के लिए यूं मन छोटा करते रहते हो। एक नया संगठन पढ़ते हैं हम, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। कौन सा संगठन है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, आईआरए। क्या नाम था, बंगाल में एक संगठन बना रहे थे, एक मार साहब थे, मास्टर सूर्य सेन। क्या नाम था, अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों थे, उनको कहा कि मैं तुम्हें गोलियां चलाना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, उनका कुछ ही नहीं पड़ा है रिवीजन क्लास में। देश में क्रांति तभी आएगी जब गोलियां चलानी सीखो। क्या चलानी सीखोगे। और लड़कों के नाम मुझे बड़े जोरदार लगते। पहले लड़के का नाम बड़ा जोरदार है, लोकीनाथ बाउले। क्या नाम था, लोकीनाथ बाउले। गणेश घोष और अनंत सिंह, 3 कौन कौन बंदे बताओ देखे, लोकीनाथ बाउले, गणेश घोष और अनंत। क्या क्या नाम है, लोकीनाथ बाउले। लड़कियों को राजी होना चाहिए कि इस बार गोलियां चलाने के लिए लड़कियां आ रही थी, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। कौन कौन 2 लड़कियां थी। इतनी देर तो मैडम भिखाजी कामागल झंडा ही लहरा रही थी, इनका झंडे से पार नहीं पड़े, डंडा लहराना पड़ेगा। और डंडा लहराने वाली लड़कियां कौन कौन थी, प्रीतिलता वाडे। हम चटगांव आजाद करवाएंगे। क्या आजाद करवाएंगे, चटगांव हमारा है, हम इस चटगांव को आजाद करवाएंगे। क्या किया जाए आजाद करवाने के लिए, तो हथियार लिए जाए। पहले हथियार कहां कहां पड़े हैं, कहा जहां चटगांव में पुलिस रहती है वहां पर हथियार है, जहां चटगांव में सेना रहती है वहां पर हथियार है, जहां चटगांव में रेलवे का इंस्टीट्यूट है वहां पर हथियार है। इन तीनों जगह पर एक साथ हमला किया जाए, यहाँ के जितने हथियार है लूट लिए जाए।
हमला कैसे करेंगे? तो हमला शाम को करेंगे, हम 8 बजे के बाद करेंगे, तब पूरे शहर की लाइट काट देंगे हम। लाइट काटने से पहले हम सारी पटरियां उखाड़ देंगे ताकि बाहर से सहायता नहीं आ पाए। लाइट काटने से पहले हम टेलीफोन के तार और तोड़ देंगे ताकि अंग्रेज यहां से बाहर सूचना दी। कितना सुनियोजित तरीके से किया होगा इन्होंने। एक साथ टेलीफोन के तार काटे गए, सारे बिजली के तार काटे गए, टेलीफोन की वो जो आपके रेलवे की पटरियां थी वो सारी की सारी तोड़ दी गई। तीनों जगह पे हमला किया गया, रेलवे के इंस्टीट्यूट पे, पुलिस के मुख्यालय पे और सैनिकों के मुख्यालय पे। तीनों जगह से हथियार लूट लिए गए। विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि केवल बंदूकें बंदूकें मिली, गोलियां नहीं मिली। जब रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के लिए गए थे तो रेलवे इंस्टीट्यूट पे छापा मारने वाली थी प्रीतिलता वाडेकर। कौन थी? कोई पूछेगा? बंगाल की क्रांतिकारी महिला जो रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय शहीद हो गई थी, उस लड़की का नाम क्या था? प्रीतिलता वाडेकर। बाकी हथियार वगैरह लेके आ जाते हैं, अंग्रेज जो मिलते हैं उनको मार पीट के चटगांव को आजाद घोषित कर देते हैं। अगले दिन चटगांव के अंदर झंडा लहराया जाता है, मास्टर सूर्य सेन चटगांव के राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए। चटगांव का राष्ट्रपति कौन है? तो मास्टर। शहीद कौन हो गई थी लड़की? प्रीतिलता वाडेकर। किस पे छापा मारते समय? कहां पे? रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय कौन शहीद हो जाती है? प्रीतिलता। फिर फाइनली पुलिस धरपकड़ करती है, पुलिस आती है, ये सामने लड़ने की कोशिश भी करते हैं, पर बिना गोलियों के आप कैसे लड़ पाते वहां पर? और मैं तो कहता हूं गोलियां भी मिल जाती तो क्या हो जाता? मुट्ठी भर सैनिक साम्राज्यवादी सत्ता का मुकाबला नहीं कर सकते। फाइनली सूर्य सेन गिरफ्तार किए गए। 1932 में सूर्य सेन को फांसी 32 में गिरफ्तार किए गए, 34 में सूर्य सेन को फांसी लगा दी गई थी। मैं चाहूंगा कि जिस दिन आपका पेपर हो जाए उसके बाद में आप मनोज वाजपेयी की एक मूवी है चिटगोंग। कौन सी मूवी है? आप चिटगोंग देखना। मुझे बड़ा अजीब इस बात का लगता है कि भारत के महानतम क्रांतिकारियों पर, इस भारत माता के महानतम उन बेटों पर बनाई गई एक मूवी चिटगोंग, जिस मूवी को भारत में कोई भी खरीदार नहीं मिला था। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना किया। उनको चिटगोंग क्या था ये? जब मास्टर सूर्य सेन क्रांतिकारी थी, ये कौन थे? अरे क्रांति की थी, अंग्रेजों को वहां से चटगांव से भगाया था, वहां पे सरकार बना दी थी इन लोगों ने। कहा हम नहीं जानते, हमें नहीं लगता भारत में लोग जानते होंगे, इसलिए ये मूवी यदि खरीद के सिनेमा में लगाई गई तो कोई देखने नहीं आएगा, हम घाटे में रहेंगे। इसलिए फाइनली उस प्रोड्यूसर ने इसको यूट्यूब पे जारी कर दिया था। विडंबना है। हमारा भारत उड़ता पंजाब देख सकता है, नशेड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाए। आप चिटगोंग देखिए, एक एक बंदे की एक्टिंग देखिए, तो लगता है कि मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन क्रांतिकारियों में घुस गए होंगे। चिटगोंग वाकई शानदार मूवी है। तो कौन सी मूवी है? चिटगोंग। किस पर बनाई गई थी? मास्टर सूर्य सेन पर बनाई गई मूवी थी। तो चटगांव में शस्त्रागार पर हमला करते हैं। किस पर हमला करते हैं? भगत सिंह बम फेंक गया था 8 अप्रैल 1929। कब फेंक गया था? उसके लगभग 1 साल और 10 दिन बाद 18 अप्रैल 1930। कब की बात? 18 अप्रैल 1900। तो चटगांव शस्त्रागार हमला। बंगाल में एक जगह और पड़ती थी, कोमिला। कौन सी जगह पड़ती थी? बंगाल प्रांत लगता है उसको, कोमिला नाम की जगह पड़ती। स्कूल की 2 बच्चियां थी, सुनीति चौधरी और शांति घोष। 9, 10 में पढ़ने वाली 2 बच्चियां थी, नाम क्या था उनका? सुनीति चौधरी और शांति। छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी बच्चियां, 2-2 चोटियां बनाए हुए। एक दिन जिला कलेक्टर के घर पे चली गई। जिला कलेक्टर के घर की घंटी बजाई, वाइफ बाहर आई, तो हम अंकल से मिलना चाहते हैं, कलेक्टर अंकल से मिलना चाहते हैं। उसको बच्चियां क्यूट क्यूट सी लगी हूँ। उसने कहा कि हाँ तुम खड़े हो बच्चों, मैं अभी बुला के लाती हूँ। वो अंदर गए, अपने पति को जागा, 2 बच्चियां ये तुमसे मिलना चाहती है। कलेक्टर साहब आए कि हाँ बच्चों कैसे मिल रहे? उन्होंने गोली मार दी। तो स्कूली छात्राओं ने कोमिला के कलेक्टर को गोली मार दी और निशाना सटीक, मर गया था वहीं पे। बाकी वालों निशाने और नहीं लगते थे, इनका निशाना सटीक लगा था। तो लड़कियां कौन कौन थी, नाम बताओ देखे? सुनीति चौधरी और शांति घोष। क्या क्या नाम है? कहां के कलेक्टर को गोलियां मार देती है? कोमिला। कहां के कलेक्टर को? 14 दिसंबर 1961। तारीख याद नहीं रही, कोई बात नहीं, अपने 2 नाम याद रखना। क्या क्या नाम है? अच्छा, दीक्षांत समारोह जानते हो? दीक्षांत समारोह, कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जब आपको ये डिग्री विग्री मिलती है, वो काले काले लबादे से पहन के आप अजीब सी टोपी लगा के जाते हैं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। अच्छा, दीक्षांत समारोह में डिग्रियां बांटने के लिए कौन आता? राज्यपाल। तो उस टाइम कौन आएगा आपके राज्यपाल की जगह? गवर्नर। तो कलकत्ता का गवर्नर जो था वो डिग्रियां बांटने के लिए आया हुआ था, और एक लड़की डिग्री लेने के लिए हो गई थी, बीना दास। क्या नाम था? बीना दास नाम की एक लड़की थी। बुक थी उसके पास में, बुक के अंदर बंदूक छुपाई हुई थी। उसके बुक को अंदर काट काट के अंदर बंदूक लगा रखी थी। तो वहां पे क्या होता, आपका नाम पुकारते हैं बीना दास, तो आप उठ के जाओ वहां पे। उठ के जाके वो पहले तो एक मेडल सा देते हैं, वो ले लो। फिर वो एक पहनाते हैं आपको मोमेंटो सा, वो डिग्री ले लो, और फिर वो आपको मेडल सा पहनाते हैं, वो ले लो। तो वो झुकी यूं, गवर्नर यूं पहना, झुकते टाइम उसने बुक खोली, बंदूक निकाली, गवर्नर की गोली मार दी। तो कलकत्ता के दीक्षांत समारोह में एक लड़की गोली मार दी थी, उस लड़की का नाम क्या था?
यूपीएससी ने कोई हजारों बार इस सवाल को पूछा होगा कि दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मारने वाली लड़की का नाम बताइए। बीना दास, क्या नाम था? और कोमिला के कलेक्टर को गोली मारने वाली लड़कियां सुनीति चौधरी और शांति घोष, क्या क्या नाम है? सुनीति चौधरी और आपके उसको गवर्नर को गोली मारने वाली कौन थी? दीक्षांत समारोह में गोलियां किसने चला दी थी? किसने चला दी थी? बीना दास। एक और पढ़ लेते हैं, आजाद हिंद फौज कौन सी थी? सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? सेकंड वर्ल्ड वॉर में 3 देश एक साथ लड़ रहे थे, जर्मनी, जापान, इटली। कौन कौन से 3 देश थे? जर्मनी और इटली दोनों यूरोप में लड़ रहे थे। इंग्लैंड वहीं था, इंग्लैंड से लड़ाई करनी है तो कहां पर लड़ेंगे? यूरोप में। जापान ने कहा मैं कैसे लड़ू, मैं तो एशिया के अंदर हूं, तुम तो ठीक है वहां इंग्लैंड से डायरेक्ट लड़ लोगे, मैं जापान से आगे इंग्लैंड में कैसे लड़ू? तो जर्मनी और इटली वालों ने कहा, हिटलर और मुसोलिनी ने उसको कहा कि तू एक काम कर, एशिया में अंग्रेजों का जहां जहां राज है वहां वहां हमले कर दे। और जापान ने नारा दिया कि एशिया एशियाइयों के लिए है। एशिया किसके लिए? एशिया पे कब्जा करूंगा तो मैं करूंगा। अंग्रेज कौन होते हैं एशिया पे कब्जा करने वाला? एशिया पे जापान कब्जा करे। और जापान ने कहा कि साहब हम हमले करेंगे। तो जापान ने जब यहाँ पे लड़ाई शुरू की तो अंग्रेज लड़ने के लिए गए। अंग्रेजों की आर्मी में इंडियंस हुआ करते, इंडिया में भी तो अंग्रेजों की आर्मी हुआ करती थी। इंडिया वाली आर्मी को जापान के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, इंडिया वाली आर्मी हार गई। तो इंडिया वाली आर्मी को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। जितने भी सोल्जर्स पकड़े वो सोल्जर्स पकड़ के किस में डाल दिए? जेल में। किसने? जापानियों। किसने डाल दिए? जब वहां जो इंडियन सोल्जर जेल में थे जापानियों द्वारा पकड़े गए थे, उनमें 2 बंदे थे, कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल। क्या क्या नाम थे? कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल। इन दोनों ने जापानियों को कहा कि जापानियों तुम क्यों तंग करते हो? हमें सुबह शाम आगे गालियां निकालते हो यहाँ पर हमें। तो जापानियों ने कहा अच्छा हमारे खिलाफ लड़ने हो, हमारे लोगों को मारो और हम तुम्हें गालियां नहीं निकाले। तो उनका यार हम खिलाफ नहीं है, वो तो अंग्रेजों ने भेजा था इसलिए लड़ने आ गए थे, बाकी हम तो तुम्हारे साथ है। जब क्या बात करते हो, हमारे साथ हो? हाँ, क्या कर सकते हो हमारे लिए? बाहर निकालो हम तुम्हारी तरफ से लड़ लेंगे। तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा कि हाँ, वो अंग्रेज जो पहले तुम्हें तनख्वाह दिया करते, अरे वो समझ गए बाहर निकालो आप, तो लड़ाई वड़ाई हम कर लेंगे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय फौजी जापानियों की तरफ हो गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लग गए थे। उस फौज का नाम आजाद हिंद फौज है। उस फौज का नाम क्या है? किस किसने बनाई थी? कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल। क्या क्या नाम थे? निरंजन सिंह गिल। इन्होंने अपना नेता बनाया रास बिहारी बोस। किसको नेता बनाया? रास बिहारी बोस गदर आंदोलन के बाद फरार चल रहे थे। गदर आंदोलन में यहाँ पे क्रांति करने की योजना बनाई थी, यहाँ पे क्रांति नहीं कर पाए थे, उसके बाद क्या चल रहे थे? फरार। ये जापान थे तो इनको कहा कि आप हमारे नेता हो। रास बिहारी बोस ने कहा ठीक है, और रास बिहारी बोस ने वहां पे एक संगठन बनाया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। भाई फौज इंडिया को क्या दिलाएगी? इंडिपेंडेंस, आजादी। इसलिए हम संगठन कौन सा बना लिया? हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कौन सा बनाया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस। अब ये सब तैयारियां कर ही रहे थे, इतने में सुभाष को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था। और सुभाष को जब कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था, सुभाष एक नई पार्टी बना लेते हैं अपनी, फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी पार्टी बना लेते हैं? और सुभाष कलकत्ता में एक स्टेच्यू हुआ करता था, हॉलवेल स्टेच्यू। कौन सा स्टेच्यू हुआ करता था? उस हॉलवेल स्टेच्यू को हटवाने के लिए हड़ताल पर बैठे हुए थे। अंग्रेजों ने पकड़ के उनको घर में नजरबंद कर दिया। तुम्हारे घर में नजरबंद हो, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। सुभाष को ऐसा लगा कि यार अंग्रेज मेरे को जेल ले जा सकते, तो सुभाष एक दिन वहां से भेष बदल के फरार हो गए। सुभाष कलकत्ता से निकले गए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से चले गए यूरोप। वहां जर्मनी जाके हिटलर से मिले, हिटलर को जाकर कि हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हो, हम अंग्रेजों के साथ लड़ना चाहते हैं। हिटलर ने कहा तुम हो कहां से? तो जब हम इंडिया से हैं। तो हिटलर ने कहा कि इसका मतलब तुम जापान जाओ, जापान वालों के साथ काम करो, और जापान वाले हमारे एशिया आजाद करवा रहे हैं, तुम उधर जाकर काम करो। तो ये अपने इधर आते हैं। यहाँ आए तो रास बिहारी बोस को पता चला कि सुभाष इधर आ रहे हैं, सिंगापुर। कहाँ की बात है? सिंगापुर। रास बिहारी बोस गए, एक बड़ी सी मीटिंग बुलाई गई, रास बिहारी बोस मंच पर पहुंचे, आजाद हिंद फौज के सारे फौजी जितने भी इंडियन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रहा करते थे वो इकट्ठे हो रखे। और रास बिहारी बोस ने कहा इस फौज को एक मैं बुढ़ा आदमी नहीं चला सकता, एक युवा खून क्या हो सकता है? वो युवा खून तुम्हारे सामने उपस्थित है, सुभाष चंद्र बोस। कौन आदमी है? तो रास बिहारी बोस ने इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी? सुभाष वहां आजाद हिंद फौज की कई टुकड़ियां बनाते हैं, टुकड़ियों के नाम रखते हैं महात्मा गांधी रेजिमेंट, जवाहरलाल नेहरू रेजिमेंट, सुभाष चंद्र बोस रेजिमेंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद रेजिमेंट। लड़कियों की जो रेजिमेंट बनाते हैं उसका नाम था झांसी रेजिमेंट। क्या नाम था? और झांसी रेजिमेंट की जो नेता थी उनका नाम था लक्ष्मी सहगल। क्या नाम था? क्या नाम था उनका? लक्ष्मी सहगल हुआ करती थी। वास्तव में नाम तो था लक्ष्मी स्वामीनाथन। क्या नाम था? बाद में प्रेम कुमार सहगल से शादी कर ली थी।
कैसे शादी कर ली थी? प्रेम कुमार। तो पी के सहगल से जब शादी कर ली थी उसके बाद में नाम क्या हो गया था इनका? लक्ष्मी। वरना पहले नाम क्या हुआ करता था इनका? लक्ष्मी। दो जगह सेंटर बनाए गए थे, एक तो सिंगापुर में और एक रंगून। कहां कहां सेंटर बनाए गए? ये दो वो जगह थी जहां पे जापान कब्जा कर चुका था। अंग्रेजों का राज था और कब्जा कौन कर चुका था? जापान। जापान ने कब्जा कर लिया। आजाद हिंद फौज के दो दो सेंटर बनाए गए थे। वो सेंटर कौन कौन से थे? सिंगापुर और रंगून। यहाँ पे बेस बना लिया। बेस बनाकर अब अपने इंडिया पर अटैक करेंगे। दो फौज भेजी जाएगी, एक फौज भेजो अंडमान निकोबार, एक फौज भेजी जाए कोहिमा। कहां कहां पर भेजी जाए? एक तो अंडमान निकोबार, एक कहां पर भेजी जाए? और 6 जुलाई 1944 को, कौन सा दिन है वो? 6 जुलाई 1944। सुभाष रेडियो पर आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हैं। सुभाष रेडियो पर भारत को संबोधित करते हैं। सुभाष कहते हैं कि हम देश की आजादी के इस यज्ञ में अंतिम आहुति देने जा रहे हैं। हे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, हमें न केवल आपकी शुभकामनाएं बल्कि आपका आशीर्वाद भी चाहिए। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले कोई बंदे थे, तो वो कौन थे? किस दिन रेडियो पर बोलते वो ये घोषणा कर रहे? 6 जुलाई 1944। फौज अंडमान निकोबार पे कब्जा करती है। कहां कब्जा कर लेती है? और अंडमान निकोबार के नाम बदल कर देती है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। क्या क्या नाम कर दिए थे? अंडमान का नाम बदल के शहीद द्वीप और निकोबार का नाम बदल के क्या कर दिया गया? क्या क्या नाम कर दिए गए? शहीद द्वीप और स्वराज। किसने नाम बदल कर दिए? आजाद हिंद फौज। किसने कर दिए? आजाद। कोहिमा तक इधर ये पहुंचे थे, इतने में जापान सरेंडर कर देता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम डाल दिया गया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम डाल दिया गया। जापान ने सरेंडर किया। हम किसके पीछे कूद रहे थे? टोगड़ियो खुंटा पाण कूदे। गाय का जो बछड़ा होता है टोगड़िया, तो खुंटा मजबूत होता है, तो वो रस्सी को लेके कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, लगता है तुड़वा देगा अभी इसको। यदि आप उसको खोल दो तो कहीं नहीं जाता, चुपचाप साइड में जा खड़ा हो जाए। तो टोकड़िया तो खुंटे को चेक कर रहा था कि भाई कितना मजबूत है कितना नहीं है। तो हम तो किसके पीछे थे? जापान। जापान ने सरेंडर किया तो आजाद हिंद फौज गए, अपने आप में सरेंडर हो गया। सुभाष सहायता लेने के लिए जा रहे थे रसिया। कहां जा रहे थे? ताइवान के अंदर विमान दुर्घटना के अंदर सुभाष की मृत्यु हो जाती है। आजाद हिंद फौज को वापस पकड़ लिया गया। वे फौजी जो अंग्रेजों के फौजी थे, जापान की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, अब जापानियों ने पकड़ लिया उनको। और जापानियों ने पकड़ा तो जापानियों की तरफ हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अब उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। वो जो 3 कमांडर थे उनके नाम थे शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल। क्या क्या नाम है बताओ देखे? ढिल्लो और प्रेम कुमार। क्या क्या नाम दोबारा बोलो? शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह। इन्हीं प्रेम कुमार सहगल से शादी की थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। किसने शादी की थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन डोकरी 2013 तक जिंदा थे। कब तक जिंदा थे? 2000। हम और आप उनमें से किसी कोई नहीं जानते लक्ष्मी स्वामीनाथन को, क्योंकि कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। क्या ज्वाइन नहीं की थी? मैं और बताऊं, लक्ष्मी स्वामीनाथन ने एपीजे अब्दुल कलाम के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी वो महिला कौन थी? कम्युनिस्टों ने बुढ़ापे में जाके दौड़ों में धूड़ डाली थी इनके, और बीजेपी कांग्रेस ने खड़ा किया था कलाम साहब को। कम्युनिस्ट मरे जो, उन्होंने कहा कि मैडम आप खड़े हो जाओ। बुढ़ापे में जाके महिला को ये दुर्दशा और देखनी पड़ी। कोई 2-4% वोट मिले, सारे के सारे वोट कलाम साहब को मिल गए ना। आप देश के क्रांतिकारी की ऐसी बेइज्जती तो मत करवाते रहे कम से कम लास्ट में जाके। पर लक्ष्मी स्वामीनाथन खड़ा किया था। उन्होंने शादी किससे की थी? तो 3 बंदे कौन कौन है बताओ देखे? शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह। ये शाहनवाज खान शाहरुख खान के नाना जी है। शाहरुख खान, शाहरुख आर्यन खान के पापा। आजकल आप थोड़ा ज्यादा जानते हैं। तो शाहरुख खान के जो नाना जी है उनका नाम क्या था? शाहनवाज खान। एक बंदा कौन है? गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। और एक बंदे कौन है आपके? ये 3 बड़े कमांडर थे। लाल किले पे मुकदमा चला। कहां पे मुकदमा चला? ये अपने वकील थे, अपनी तरफ से जो वकील लड़ रहे थे वो ये थे। नाम बोलो देखिए, भूला भाई। इनका नाम पक्का पक्का याद रखना। मुझे याद है 12th के बाद एनडीए का एग्जाम दिया तो उसमें क्वेश्चन था, भूला भाई देसाई ने कौन सी फौज के और जो वो नेता थे उनका नेतृत्व किया था, वकील का नेतृत्व किया था आजाद हिंद फौज। वकील, मुख्य वकील कौन थे? नेहरू जी ने कहा मैं भी सेल्फी लूंगा, पहले दिन तो मैं भी जाऊंगा। और कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू एक अपने सुप्रीम कोर्ट में एक मूर्ख से जज हुआ करते थे, मार्कंडे काटजू, है ना, जिन्होंने एक बार कहा था कि भारत में 99% लोग मूर्ख है। तो कहा कि सर स्टेटमेंट तो सही है आपका, क्या आपको देख के लगता भी है कि इतने तो होंगे भाई। जब सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा हो सकता है तो स्थितियां। कैलाशनाथ काटजू के दादाजी है। एक बंदा था तेज बहादुर सप्रू। कौन बंदा है? बड़े बड़े वकीलों ने मुकदमा लड़ा, और मुकदमा लड़ा कि साहब हम हमारे आजाद हिंद फौजियों के साथियों को कुछ भी नहीं होना, और सजा सुनाई गई। अंग्रेजों ने कहा तीनों को फांसी। तीनों क्या लगाई जाए? इतने बड़े बड़े वकीलों ने मुकदमा लड़ा तो फांसी तो लगे कम से कम।
तो इन तीनों को क्या लगी थी? तो मुझे कभी नहीं समझ में आता। और बड़े मुकिलों ने भयंकर मुकदमा लड़ा, फिर तुमने लगवाई फांसी। वो तो लास्ट में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, वेबल। कौन था? उसने आर्टिकल 72 का प्रयोग किया। आर्टिकल 72 का प्रयोग किया और इनकी सजा जो थी वो क्या कर दी गई थी? माफ। इनको कहा भाई साहब जाओ रे, अब जाते जाते क्या फांसी लगाए, 45-46 तो आई गई थी वैसे में, तो इनको छोड़ दिया गया था। अभी आईएएस में क्वेश्चन था, शाहनवाज खान, गुरु बख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल कौन थे? आजाद हिंद फौज के अधिकारी। किसके अधिकारी थे? एसआई वालों ने पूछा था कि सुभाष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता किस दिन कहा था? 6 अगस्त 1900, अब 6 जुलाई 1954। अभी कोई आपसे पूछ सकता है कि दिलीप सर अभी कौन कौन से द्वीपों पर गए हुए हैं? अंडमान तथा निकोबार। इनके नाम बदल के क्या किए गए थे? शहीद द्वीप और स्वराज। याद रह जाएगी बातें? ये आपकी क्रांति होगी, ठीक है। तो अब उठना नहीं है, दिग्विजय सर पीछे ही बैठे हैं, तो अभी वो पॉलिटी पढ़ा देंगे आपको। इसकी पीडीएफ वीडीएफ आ गई होगी आपके? नहीं आई तो आ गई, आ जाएगी।